वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार की चौपाल रात्रि 7:30 बजे 21 जनवरी 2026 में आप सभी का स्वागत है। चौपाल की शुरुआत करते हैं मंत्रोच्चारण से। मंत्रोच्चारण के लिए कोमल पटेल बहन, वंदे मातरम गायन के लिए नंदिता दीदी और चरक संहिता के श्लोकों का स्वाध्याय करने के लिए हमारे बीच में आ चुके हैं वैद भाई दीपक आर्या जी। कोमल पटेल बहन, माइक अनम्यूट करें। जी भैया। जो भाई बहन चश्मा लगा चश्मा निकाले, आंखें बंद, पीठ गर्दन सीधी, चेहरे पे मुस्कान, अपने अपने भगवान का गुरु का ध्यान करते हुए ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी लोग अपने अपने हाथों को रब करेंगे, आंखों पे नंदिता रखेंगे दीदी, और एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। जय श्री राम, राधे राधे, वंदे मातरम। सभी को चश्मा लगा लें अपना अपना। नीता दीदी, वन्दे मातरम्, वन्दे मातरम्। सुजलां सुफलां मलयज शीतलम्, शस्यश्यामलं मातरम्, वन्दे मातरम्, वन्दे मातरम्। शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितजामिनीम्, फुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनीम्, सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं, सुखदां वरदां मातरं, वन्दे मातरम्, वन्दे मातरम्। सप्तकोटिकण्ठ कलकलनिनाद करले, द्विसप्तकोटि भुजैर्धृत खड्गवाले। अबोला केन मा एत बले, बहु बलधारिणी नमामि तरिणी, रिपुदलवारिणी मातरम्, वन्दे मातरम्, वन्दे मातरम्। तुमी विद्या तुमी धर्म तुमी हृदि तुमी मर्म, त्वं हि प्राण शरीरे, बाहुते तुमी मा शक्ति, हृदये तुमी मा भक्ति। তোমারি প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে, বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম। त्वं हि दुर्गा दश प्रहरण धारिणी, कमला कमलदल विहारिणी, वाणी विद्यादायिनी, नमामि त्वं नमामि कमलम् अमलं अतुलं सुजलं सुफलं मातरं, श्यामलं सरलं सुस्मितं
भूषितं भूषितं धरणिं भरणिं मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरम। वंदे मातरम। 3 उद्घोष करेंगे वंदे मातरम का। आप सभी अपने अपने माइक को अनम्यूट कर लें। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। और अब चलते हैं सीधे चरक संहिता के श्लोकों का स्वाध्याय के लिए। हमारे बीच में वैद भाई दीपक आर्य जी, आप अपने फोन का एंगल सही करें, अभी फोन का एंगल टेढ़ा जा रहा है। दीपक भाई फोन को सीधा कर दें। हाँ जी, अब सही है। स्वस्थ समृद्ध परिवार का एक नारा है, स्वस्थ रहना है, समृद्ध रहना है तो आयुर्वेद पढ़ना ही है, आयुर्वेद को समझना ही है, आयुर्वेद अपनाना ही है, आयुर्वेद अपनाना ही होगा। ये होगा वाला है ना, जोर पड़ रहा है, तो उसके लिए आप सभी के आशीर्वाद से आयुर्वेद को समझने का प्रयास कर रहे हैं चौपाल पे भाई दीपक आर्य जी के सानिध्य में। आप सभी की ओर से भाई दीपक आर्य जी को बहुत बहुत धन्यवाद जी। ऐसे तो इनको स्वागत करने की जरूरत नहीं है क्योंकि चौपाल ही इन्हीं की है, हम सबकी है, ठीक है। किसी उनको हार माले फूल माले पहनाए जाते हैं ना जो बाहर से आते हैं, हम तो खुद ही अपनों में से ही हैं। इस चौपाल में अगर किसी को कोई सम्मान ना मिले तो आप समझिएगा कि आप ही का था, तो आपका है, तो आपको क्यों किस बात का सम्मान मिलेगा, ठीक है। चलिए समय को नष्ट करते हुए आज ध्यान रखना बहुत जरूरी, भाग मत जाना चौपाल छोड़ के। जैसे सुबह 11 बजे जो भाग गए थे ना, तो आखिरी में मलाई छूट गई थी, तो आज भी मलाई छूट जाएगी। मैं तो मलाई बांटूंगा आखिरी में जी। दीपक भैया क्या हुआ, माइक अनम्यूट नहीं हो रहा है क्या? जी भैया। जी जी, गोविंद भैया को बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम। और आप सभी का, सभी श्रोतागण का, और सभी भाई बंधुओं का, सभी क्रांतिकारियों का, सभी आयुर्वेद प्रेमियों का, सभी अ, रसोई चिकित्सा के जो धुरंधर लोग हैं, सबका मैं आज के चरक संहिता के पाठशाला में आप सभी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, स्वस्थ समृद्ध परिवार का एक छोटा सा सदस्य होने के नाते। तो हम सभी आज पुनः चरक संहिता का पठन पाठन करेंगे, श्लोकों का अध्ययन करेंगे। तो आज हम सर्वप्रथम हम परमपिता परमात्मा को नमन करते हुए और आद्य ब्रह्मा से लेकर के महर्षि भारद्वाज जी, आत्रेय पुनर्वसु जी, महर्षि जी, महर्षि अग्निवेश जी, महर्षि चरक अर्थात भगवान धन्वंतरी जी को नमन करते हुए, अपने गुरु गोविंद शरण प्रसाद जी को नमन करते हुए, आदि सभी आचार्यों को, गुरुजनों को नमन करते हुए हम आज के सत्र को आरंभ करते हैं। आज हम चरक संहिता के अंतर्गत सूत्र स्थान में प्रथम अध्याय का नाम है दीर्घ जीवित्य अध्याय। आप सभी को स्मरण भी हो गया होगा। तो दीर्घ जीवित्य अध्याय के अंतर्गत जो हम आज पढ़ेंगे ये होगा आत्रेय द्वारा अग्निवेश आदि शिष्यों को उपदेश। आज जो है आचार्य आत्रेय जी जो हैं, आत्रेय पुनर्वसु, लेकिन इसमें थोड़ा सा आत्रेय और पुनर्वसु, कभी किसी किसी के मन में ये भी आएगा कि आत्रेय अलग है या पुनर्वसु अलग है, या आत्रेय पुनर्वसु एक ही है। तो हमने थोड़ा सा इसमें, अभी तो ग्रंथों में तो आत्रेय पुनर्वसु एक ही मिलता है, लेकिन जो अपने गुरु से हमने सुना था तो महर्षि आत्रेय अलग है, महर्षि पुनर्वसु अलग है, ऐसा सुना है।
लेकिन अभी इसमें मैं ज्यादा विचार नहीं रखूंगा, क्योंकि इसमें तो लोगों में द्वंद्व हो जाएगा। जो ग्रंथ में लिखा है हम वही बोलेंगे। आत्रेय पुनर्वसु बोलते हैं तो हम आत्रेय पुनर्वसु ही बोलेंगे। तो आज जो है आचार्य आत्रेय अर्थात महर्षि आत्रेय जी के द्वारा, महर्षि आत्रेय पुनर्वसु जी के द्वारा अपने 6 शिष्यों को आयुर्वेद का उपदेश होगा। क्योंकि जो है भगवान महर्षि भारद्वाज जी जो है वो आयुर्वेद ग्रंथ इंद्र जी से करके आ गए थे, तो आगे अब परंपरा आगे बढ़ रही है। तो आज जो हम सूत्र स्थान प्रथम अध्याय के अंतर्गत जो श्लोक संख्या होगी, वो श्लोक संख्या 63 और 163, अर्थात श्लोक संख्या 30 और 31, ये दोनों श्लोक संख्या को हम लेंगे। तो सर्वप्रथम हम श्लोक को पढ़ लेते हैं। श्लोक है, अथ मैत्री प्राह पुण्यम आयुर्वेदम पुनर्वसु शिष्येभ्यो दत्तवान षडभ्य सर्वभूताणु कंपयः अग्निवेशस्य भेड़, भेल जी को भेड़ भी कहते हैं, भेल या भेड़। अग्निवेशस्य अग्निवेशस्य भेलश्च जतुकर्ण पराशरः हारितः क्षारपाणिश्च जगृहूतस्तन्न होणेवर्चः। तो अब इन सभी श्लोकों को हम पदच्छेद के हिसाब से समझने का प्रयास करेंगे, फिर भावादि देखेंगे। तो अब हम देखते हैं कि जो श्लोक बोला गया इसमें क्या क्या बात आई है, हम समझते हैं। सबसे पहले हम पदों को देख लेते हैं। इसमें जो पद थे, अथ, अथ का कई सारा अर्थ होता है। अब आरंभ करना, मंगल सूचक शब्द है ये, कोई मंगलाचरण होता है, कुछ आरंभ होता है, तो उसमें अथ शब्दों का प्रयोग होता है। मैत्री प्रहा, मैत्री प्रहा समझ रहे होगे, मैत्रीवत, मित्रतावत, मतलब यहाँ पे जो हम समझेंगे मैत्री पर करुणा भाव से एवं मैत्री से युक्त है। ठीक है। पुण्यम, पुण्य मतलब पवित्र या पूर्ण रूप से। आयुर्वेदम, आयुर्वेद से संबंधित, आयुर्वेद विद्या से संबंधित। पुनर्वसु, आचार्य पुनर्वसु के बारे में बात होगी। शिष्येभ्य, शिष्यों को। दत्तवान, प्रदान किया, क्या प्रदान किया आगे पता चलेगा। षडभ्य, छह, छह व्यक्ति, छह को, तो छह कौन है जानेंगे। सर्वभूत अनुकंपया, समस्त प्राणियों पर करुणा के भाव से। अग्निवेशः, भेलः, जातुकर्णः, पराशरः, हारितः, क्षारपाणी, यह 6 शिष्य नाम आया है। तो आगे हम समझेंगे विस्तार से। जगृहु, ग्रहण किया गया, विद्या ग्रहण किया, 6 शिष्यों ने किया, ऐसा मतलब हुआ। तत् मुने वचा, उस मुनि के उपदेश को। मुनि उपदेश कौन, आत्रेय पुनर्वसु जी। अब हम भाव देखते हैं क्या है, समझते हैं, अब इसका अर्थ समझते हैं। तो इसका अर्थ ये हो रहा है कि जो आयुर्वेद का उपदेश है, कहते हैं कि आयुर्वेद का उपदेश किसी व्यक्तिगत यश या अर्थ या वाद विवाद हेतु नहीं किया गया। आयुर्वेद का जो उपदेश किया कि कोई व्यक्तिगत उसका कोई यश बढ़े, जिन्होंने भी किया वो ऐसा नहीं चाहते थे, ना उसको कोई अर्थ के लोभ था, ना वाद विवाद कोई हो ऐसा उसको कोई भाव था, अपितु वह सर्वभूत हिताय। सर्वभूत हिताय मतलब समस्त जीवों के कल्याण हेतु यह विद्या दिया गया, बांटा गया। तो अब आगे समझते हैं। जो मैत्री पर शब्द आया था, इसका बहुत अच्छा अच्छा भाव निकलता है। कहते कि यह जो पद है ना, यह पद है श्लोक में जो आया है, यह दिखाता है केवल स्नेह नहीं दिखाता कि मैत्री पर स्नेह ही नहीं है, बल्कि यह निष्काम करुणा को दर्शाता है कि बिना किसी उसके अंदर की स्वार्थ हो, वो नहीं, केवल करुणा की, प्राणियों के प्रति, समस्त जीवों के प्रति करुणा भाव हो, जो आचार्य आयुर्वेद का ज्ञान दे रहे थे। तो मैत्री पर यह भाव है। एक शब्द आया था पुण्यम आयुर्वेदम, तो आचार्य गण इसका अर्थ करते हैं कि आयुर्वेद केवल चिकित्सा शास्त्र नहीं है कि रोग हो गया इसका इलाज कर दो, रोग हो गया इसका दवा बता दो, ये नहीं है। जैसा एलोपैथी में होता है, ये रोग हो गया दवा खा ले, बस हो गया, डॉक्टर आया धड़ाधड़ 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 हॉस्पिटल में 2 मिनट में दवा लिखा चला गया। तो वो चीज नहीं है यहाँ पे, ये नहीं कह रहे हैं। पुण्यम आयुर्वेदम मतलब ये केवल क्या कहते हैं, चिकित्सा शास्त्र नहीं है कि इलाज करने का नाम नहीं है, बल्कि यह पुरुषार्थ चतुष्टय, जो हम बारंबार बोले हैं, पुरुषार्थ चतुष्टय, धर्म अर्थ काम और मोक्ष जैसे साधन को सफल करने का एक मार्ग है ये आयुर्वेद, यह पुण्य स्वरूप मार्ग है, ऐसा क्या है। अब श्लोक का और भी मुख्य भावों को हम देखते हैं, जो मुख्य बात श्लोकों को संस्कृत में पढ़ने से निकलता है। तो क्या निकलता है हम देखते हैं। कहते हैं कि जो मैत्री भाव से जो परिपूर्ण समस्त प्राणियों के प्रति
अनुकंपा अर्थात दया रखने वाले जो महर्षि पुनर्वसु जी हैं, महर्षि पुनर्वसु आत्रेय जी ने क्या किया, इन पवित्र आयुर्वेद विद्या को क्या किया, अपने 6 योग्य शिष्यों को प्रदान किया। आत्रेय पुनर्वसु जी, हमने जो अपने गुरु से सुना था कि जो महर्षि भारद्वाज जी के बारे में एक छोटी सी यहाँ पे प्रसंग लेना जरूरी है, लेकिन महर्षि भारद्वाज जी की इतिहास बहुत बड़ा है। लेकिन जब वो महर्षि भारद्वाज जी, यहाँ पे 2 मिनट में प्रसंग को मैं समाप्त करने का प्रयास करूंगा। जब महर्षि भारद्वाज जी का चयन हो गया था कि आयुर्वेद की विद्या ग्रहण करने के लिए देवराज इंद्र जी के पास जाएंगे, तो गए, वहां से आयुर्वेद विद्या ग्रहण करके आए देवराज इंद्र जी से, वो उनके गुरु हुए। तो जब इंद्र जी से ग्रहण करके आए, तो जब पृथ्वी लोक पे आए, हो पृथ्वी वासियों के बीच में आए, तो बहुत सारे लोग उसमें बीमार थे, बहुत सारे लोगों को व्याधियां ऐसी हुई, ऐसा ग्रंथों में वर्णन मिलता है। तो महर्षि भारद्वाज जी ने लोगों का उपचार करना आरंभ किया, जिनको व्याधि होती थी, रोग होते, उनको औषधि देते थे, उनकी चिकित्सा करते थे। तो लेकिन क्या होता था ना, चिकित्सा कर रहे थे तो बहुत सारे रोगी मृत्यु को प्राप्त हो जाते थे, बहुत सारे लोग ठीक नहीं हो पा रहे थे। तो अब क्या उसमें रोगी का क्या दिक्कत था वो तो नहीं, लेकिन जितना हमें समझ में, हमने समझा है, हमें जितना पता है, हमने जितना सुना है, वो बता रहा हूँ कि लोगों को औषधि दे रहे थे, कुछ को ठीक हो रहा था, कुछ ठीक नहीं हो रहे थे। तो इसके कारण से क्या होता ना कि महर्षि भारद्वाज जी को लोग अपमानित कर रहे थे, बोलते आप तुम कैसे वैद्य हो, आप कैसे वैद्य हो, कैसे चिकित्सक हो, आप औषधि दे रहे हो, ठीक नहीं हो रहा है, जो है कि आप अच्छे व्यक्ति नहीं हो। बहुत लोग उसको ताना मार रहे थे, उनको गलत कह रहे थे, आप आ गए हो केवल हमें 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 तकलीफ दे रहे हो, हम क्या इलाज करते हो, आप हमारे ऐसे व्यक्ति थे, घर के लोग थे, आपके कारण से हमारे परिवार को ऐसा हो गया। तो इस कारण से बहुत आहत हुए बेचारे, इतना पुरुषार्थ किया आयुर्वेद को मानव कल्याण के लाने के लिए, लेकिन इसमें रोगी की भी बहुत बड़ी भूल होती है, क्योंकि ऐसे महर्षिगण ऋषिगण कभी ऐसे भूल नहीं कर सकते। कहीं न कहीं जब कोई अगर कोई आप्त पुरुष हो, योगी तपस्वी व्यक्ति हो, तो उनसे भूल नहीं होती है, ऐसे भूल नहीं माना जाता। तो कहीं न कहीं रोगियों ने अगर जो अपराध करते हैं, अ, अ, जो कि बिहार का सही से नहीं करते, तो रोगी ठीक नहीं हो पाते। तो लेकिन रोगी क्या करते हैं, वो वैद्य या चिकित्सक को ही बदनाम करते थे। तो उन्हें बहुत आहत हुआ महर्षि भारद्वाज जी को। तो फिर भारद्वाज जी ने कहा कि अब हम चिकित्सा नहीं करेंगे, समाज के लोग हमें नहीं समझ रहे, हम नहीं करेंगे। फिर वो चिकित्सा करना बंद कर दिया, और अपने हिमालय क्षेत्र में, ऐसा कहा जाता है कि पर्वतों के क्षेत्र में जाकर के फिर वो साधना में लग गए। फिर आयुर्वेद का फिर और उन्होंने विस्तार किया। फिर उसके बाद उन्होंने 2 शिष्य बनाए, तो महर्षि आत्रेय जी और महर्षि पुनर्वसु जी, ऐसा हमने सुना है। तो आत्रेय जी और पुनर्वसु जी 2 शिष्य बनते हैं, उनको सारा आयुर्वेद की विद्या महर्षि भारद्वाज जी ने देता है। उनके 2 ही शिष्य थे, आत्रेय और पुनर्वसु जी। तो आगे पढ़ते हैं, अत्रेय संप्रदाय भी आता है, अत्रेय संप्रदाय भी आते हैं, ऐसा आता है वर्णन, तो उसी के अंतर्गत आ जाता है। तो उनके 2 शिष्य हुए, आत्रेय और पुनर्वसु जी। फिर आगे आत्रेय पुनर्वसु जी आगे अग्निवेश आदि 6 शिष्यों को ज्ञान प्रदान किया, जो अभी हम आपको बताएंगे। तो ये महर्षि भारद्वाज जी की आयुर्वेद से संबंधित में ये एक प्रसंग था जो मैंने आपको बताया। तो अब आगे हम पढ़ते हैं, यहाँ जो बात चल रही है, तो यहाँ पे कहते हैं कि जो महर्षि आत्रेय पुनर्वसु जी हैं, उन्होंने अपने 6 योग्य शिष्यों को आयुर्वेद का विद्या दिया, आयुर्वेद का विद्या प्रदान किया, उन्होंने सिखाया, उन्होंने अपने 6 शिष्य बनाए। तो आगे 6 शिष्यों के बारे में हम देखेंगे। कहते ये उपदेश किसी स्वार्थ, अहंकार या ख्याति के लिए नहीं, कि जैसे आत्रेय पुनर्वसु जी ने अपने शिष्यों को ज्ञान दे दिया, तो आत्रेय जी के मन में ये नहीं था कि हमारा नाम हो जाए, हमारा यश बढ़ जाए, हमारी ख्याति हो जाए, हम बहुत बड़े आदमी बन जाए, लोग हमें पूजने लगे। ऐसे ऋषियों महर्षियों में, देव कोटि के व्यक्तित्व में ऐसे भाव नहीं होते थे, ऐसा स्वार्थ उसके मन में होता नहीं था। निष्काम भाव, बिना किसी लोभ मोह के ही काम किया करते थे। इसीलिए हमारा देश बहुत महान था इस देश में। लेकिन आज लोगों में क्या हो गया, ये भाव खत्म हो रहा है। तो ख्याति के लिए नहीं, बल्कि सभी प्राणियों के क्या कहते हैं, दुख निवारण के लिए इन चीजों को उपदेश किया गया आयुर्वेद का। अब हम उन 6 शिष्यों का नाम जानते हैं, आप सभी जरूर याद रखिएगा। आयुर्वेद ग्रंथ जब पढ़ेंगे तो शिष्यों का नाम जानना ही पड़ता है। वो 6 शिष्य है। पहले शिष्य है आत्रेय पुनर्वसु जी के महर्षि अग्निवेश जी, महर्षि अग्निवेश जी, महर्षि भेल जी, महर्षि जतुकर्ण जी, महर्षि पराशर जी,
महर्षि हारित जी और महर्षि क्षारपानी जी, ये 6 शिष्य हुए। अग्निवेश, भेल, जातुकर्ण, पराशर, हारित और क्षारपानी। और ये सभी आचार्यों ने, सभी महर्षियों ने अलग अलग संहिताएं लिखी हैं। अग्निवेश जी ने अग्निवेश तंत्र लिखा, भेल जी ने भेल संहिता लिखे हैं, जतुकर्ण जी भी जतुकर्ण संहिता आदि ग्रंथ उपलब्ध होता है, पराशर जी पराशर संहिता लिखे हैं, हारित जी हारित संहिता जो उपलब्ध भी होता है, भेल जी जो मैंने बोला उनका भी भेल संहिता है मेरे पास, भेल संहिता उपलब्ध होता है, क्षारपानी जी का भी ग्रंथ उपलब्ध होता है, संहिता ग्रंथ क्षारपानी संहिता। तो सभी ने ग्रंथों को लिखा है। कहते इन सभी ने अपने गुरु से उपदेश को यथावत गुरु से सुना और इस आयुर्वेद की विद्या को ग्रहण किया। आचार्य चक्रपाणी जी का कुछ भाव और टिप्पणियां आती है यहाँ पर। आचार्य चक्रपाणी जी क्या अपना विचार रखते हैं? कहते हैं आयुर्वेद की जो परंपरा है वह गुरु शिष्य परंपरा से प्रभावित व पोषित है, कि आयुर्वेद गुरु के द्वारा एक शिष्य को सिखाना सीखना, फिर वो शिष्य अच्छे से पुरुषार्थ करके फिर वो गुरु के पद पर फिर आसीन होते हैं, फिर अपने अन्य शिष्यों को सिखाते हैं। ऐसी परंपरा चलती रहती है। तो वही कहते हैं आचार्य चक्रपाणी जी। फिर कहते हैं यह शास्त्र जो है अपौरुषे भाव को धारण करता है। अपौरुषे मतलब जो कभी भी नष्ट नहीं होगा, सनातन रहेगा, चिरकाल तक सदैव सदैव रहेगा, क्योंकि इसका लक्ष्य लोक कल्याण है इस आयुर्वेद का, ना कि व्यक्तिगत लाभ। कोई ऐसा नहीं होता। तो इसीलिए जो आयुर्वेद से संबंधित व्यक्तित्व होते हैं, आयुर्वेद से संबंधित व्यक्तित्व क्या होते हैं? वैद्य होते हैं। तो जो वैद्य होते हैं, सच्चा वैद्य उसी को माना जाता है जिसमें अंदर कोई व्यक्तिगत लाभ ना होकर के लोक कल्याण की भाव होना चाहिए उसके अंदर। तभी वो आयुर्वेद की परंपरा को, गुरु शिष्य परंपरा को आगे निरंतर प्रवाह कर सकते हैं, उनको आगे संरक्षित कर सकते हैं। उन 6 जो शिष्यों की जो परंपरा थी, उन्होंने क्या किया अभी बताया, कि विभिन्न विभिन्न संहिताओं का उन्होंने उत्पत्ति का आधार बना, उनके कारण से अलग अलग संहिताएं लिखी गई। तो इन 6 शिष्यों ने क्या कहते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन 6 शिष्यों ने एक एक ही ज्ञान को माना। ग्रंथों में वर्णन आता है कि जो 6 शिष्य थे, एक ही गुरु से सभी शिष्यों ने एक ही विद्या को प्राप्त किया। लेकिन उन सभी शिष्यों ने जब संहिता लिखा, ग्रंथ लिखा, तो उनमें क्या हुआ, सभी चीज विविध विविध ज्ञान उत्पन्न हो, अलग अलग ज्ञान मिलेगा सब में। अग्निवेश जी के तो तंत्र में अलग विद्या मिलेगी, भेल जी के तंत्र को पढ़ेंगे उसमें भेल संहिता में अलग विद्या मिलेगी, कुछ बातें जो चरक संहिता में है वो भेल संहिता में मिलेगा, जो ऐसे फिर जातुकर्ण संहिता देखे उसमें कुछ अलग मिलेगा, पाराशर से देखेंगे उसमें विद्या अलग है, हारित में अलग मिलेगा, हारित संहिता में, क्षारपानी जी में अलग मिलेगा। तो एक ही गुरु है, लेकिन विद्या जब अलग अलग शिष्यों को मिला, सभी सभी ने अपने अपने बुद्धि, अपने अपने बल से, अपने अपने वहा शक्ति से ग्रहण ग्रहण किया उस ज्ञान को। तो जब ग्रंथ लिखा गया तो वही एक गुरु के ज्ञान के द्वारा अलग अलग विद्याओं की उत्पत्ति हो जाती है, विविध संहिताएं उत्पन्न हो जाती है, विद्या उत्पन्न हो जाती है, ऐसा कहते हैं। इसलिए कहते हैं यह हमें ये दिखाता है, ये बात हमें ये दिखाता है कि गुरु एक होता है, लेकिन ज्ञान भी एक होता है। गुरु एक है और ज्ञान एक होता है, पर अभिव्यक्ति अनेक हो सकते हैं, मतलब विचार रखने की जो प्रस्तुति अलग अलग हो सकता है। तो सभी शिष्यों ने अलग अलग विचार रखे और अलग अलग विद्याओं को दिया, अलग अलग गुण रहस्यों को उन्होंने दिया है। इन्हीं की चरक अग्निवीर माफ करिएगा, क्या आया था, आत्रेय पुनर्वसु जी से जो 6 शिष्यों ने विद्या ग्रहण किया, गुरु एक बात ने सिखा दिया, लेकिन सभी शिष्यों ने सीखा, लेकिन उससे अलग अलग बात निकला, ना कि जो गुरु बताया वही कॉपी कर दिया, ऐसा नहीं था। अलग अलग विचार निकले, अलग अलग विद्याएं निकली। ऐसा एक भाव श्लोकों था। चरक संहिता के टीका पानी जी की कुछ और बातें हैं जो हम आपको कहते हैं। चक्रपाणी जी कहते हैं कि जो कहते हैं कि अर्थ इत्यादि के द्वारा भरद्वाज शिष्य आत्रेय की अन्य शिष्यों में से गुरुता को दर्शाया गया है। क्या कहते हैं कि जो भरद्वाज जी के जो शिष्य हैं, भरद्वाज जी की आत्रेय मतलब पहले आत्रेय को माना गया, ठीक है, ऐसा करें भारद्वाज जी को, ऐसे कोई विशेष बात समझने की नहीं है यहाँ पे। फिर कहते हैं कि कुछ लोग भारद्वाज एवं आत्रेय को एक ही स्वीकार करते हैं। यहाँ पे टिप्पणी किया है चक्रपाणी जी ने। चक्रपाणी जी अपने काल में ऐसा उनको कुछ बात मिला होगा, जब जिस काल में मास से लगता है कि हमें सन ध्यान नहीं है, आप लोग देखिएगा,
तीन चार सौ साल पहले तो की बात तो होगी। लेकिन मैं अभी अनुमान कर रहा हूँ, ये मेरी बात गलत ही होगी, लेकिन अभी स्पष्ट नहीं कहूंगा कि चक्रपाणी जी का काल मुझे भी ध्यान नहीं है, देखना पड़ेगा मुझे। कहते हैं कुछ काल में, चक्रपाणी जी लिखते हैं अपने समय में जब वो ग्रंथ की टीका कर रहे होंगे, तो लिखते हैं कि कुछ लोग भारद्वाज जी एवं आत्रेय जी को एक ही स्वीकार करते हैं, लेकिन आचार्य चक्रपाणी जी कहते हैं जबकि ऐसा नहीं है, शास्त्र के किसी भी भाग में आत्रेय की भारद्वाज संज्ञा नहीं मिलती है। मतलब कि आत्रेय जी और भारद्वाज जी दोनों अलग अलग व्यक्ति थे, एक नहीं थे। यहाँ पे चक्रपाणी जी स्पष्ट करते हैं कि भारद्वाज जी अलग थे, भारद्वाज जी के शिष्य थे आत्रेय जी, ऐसा ही मानना हमें उचित है। इसमें और बात है, कहते हैं कि आत्रेय से हारित ऋषि ने यह ज्ञान प्राप्त किया। तो हारित ऋषि का तो नाम हमने बता ही दिया। कहते हैं आचार्य भागवत जी यहाँ पे क्या बोलते हैं, यहाँ पे भागवत जी का भी उन्होंने युक्ति दिया है, प्रसंग को दिया है। कहते हैं आचार्य भागवत जी के अनुसार ब्रह्मा ने आयुर्वेद का स्मरण करके यह ज्ञान प्रजापति दक्ष को दिया, प्रजापति ने यह ज्ञान अश्विनी कुमारों को दिया, अश्विनी जी जो हमने बताया था, उनसे यह ज्ञान इंद्र को प्राप्त हुआ। ठीक है, तथा इंद्र द्वारा यह ज्ञान आत्रेय आदि ऋषियों को प्राप्त हुआ। तो आत्रेय और पुनर्वसु जी तो ही ऋषि माने यहाँ पे, इसका मतलब ये हुआ। इस प्रकार आचार्य आत्रेय इंद्र के शिष्य सिद्ध हुए। लेकिन यहाँ पे तो आज जो भागवत जी की बात यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा अलग हो गया है, थोड़ा सा आत्रेय जी को इंद्र का शिष्य बता रहे हैं, लेकिन ऐसा कैसे हुआ, नहीं, क्योंकि हमने जो भी पढ़ा है कि भारद्वाज जी ने इंद्र का शिष्य थे और भारद्वाज जी ने आत्रेय जी को सिखाया। तो यहाँ पे मुझे लगता है ये बात को भी ना हमें लेना चाहिए, जो हम पढ़ रहे हैं आगे भी यही बात मिलेगा, यही सिद्ध होता है। आगे एक पूरा प्रसंग आएगा अगले कल के श्लोक में, वो पूरा मैं एक पूरा एक श्रृंखला है, वो पूरी मैं कल बोलूंगा। तो इसलिए अभी जो ध्यान रखना है कि जो इंद्र जी जो है, इंद्र जी के शिष्य जो हुए भारद्वाज जी हुए, और भारद्वाज जी के शिष्य आत्रेय पुनर्वसु जी हुए। और आत्रेय पुनर्वसु जी के शिष्य जो माने जा रहे हैं, जो 6 शिष्य बताए, अग्निवेश, भेल, जातुकर्म, प्राशन, क्षारपाणी आदि जो शिष्य 6 आए वो हुए, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। यहाँ पे एक विशेष बात लिखा गया, कहते हैं यहाँ आचार्य आत्रेय को भारद्वाज के शिष्य के रूप में बताया गया है, जबकि अन्य प्रकरणों में आत्रेय इंद्र के शिष्य के रूप में स्वीकार किए गए हैं। आचार्य चक्रपाणी भी इंद्र के शिष्य के रूप में पुनर्वसु आत्रेय को स्वीकार करते हैं। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मतभेद है कि चक्रपाणी जी ने यह स्वीकार किया है, क्या स्वीकार किया है कि इंद्र के शिष्य के रूप में पुनर्वसु आत्रेय को स्वीकार किया है। कहीं कहीं चक्रपाणी जी की ये बात मिलती है, लेकिन कहीं परंपरा में देखेंगे अधिकतर कि इंद्र का शिष्य भारद्वाज जी को, क्योंकि हमने भी अपने जो गुरु से जब विद्या सीख रहे हैं तो उन्होंने जो भी बताया हमें, क्योंकि उन्होंने भी गुरु शिष्य परंपरा से पढ़ा है, तो उन्होंने बताया, पढ़े हैं, माफ करिएगा, पढ़ा नहीं बोलना चाहिए, पढ़े हैं बोलना चाहिए। तो उन्होंने भी जो पढ़े हैं तो उन्होंने भी बताए थे कि जो इंद्र जी हैं, इंद्र जी के जो शिष्य हुए भारद्वाज जी, और भारद्वाज जी के शिष्य हुए आत्रेय और पुनर्वसु जी। तो हमने जो सीखा है हम आपको वही बता रहे हैं, तो यही हमें ध्यान रखना है। तो ऐसे नहीं तो बहुत सारे मतभेद हो जाता है, कई कई आचार्यों के बात अलग अलग हो जाते हैं। तो ये नहीं, जो हम परंपरा में पढ़ रहे हैं हम वही बात रख रहे हैं। तो बस कल इसमें से पूरा आ जाएगा कि जैसे आ, ब्रह्मा जी आए, ठीक है, फिर दक्ष जी आए, फिर अश्वनी कुमार जी आएंगे, फिर इंद्र जी आएंगे, फिर इंद्र के शिष्य भारद्वाज जी आएंगे, फिर भारद्वाज जी के शिष्य आत्रेय आदि महर्षि आएंगे, आत्रेय पुनर्वसु जी आएंगे, फिर आत्रेय पुनर्वसु जी के शिष्य 6 होंगे, अग्निवेश, भेल, जातुकर्ण, पराशर, हरित, क्षारपाणी। ये जो मैंने बोला यही परंपरा ध्यान रखना चाहिए। तो आगे श्लोकों में आएगा। जो जो वैद्य जी का हम नाम बोलते हैं, वैद्य हरिश्चंद्र सिंह कुशवाहा जी, जिन्होंने इसका हिंदी भाष्य किया, उन्होंने ये एक बुक में, ग्रंथ में चार्ट दिया हुआ है कि ये परंपरा ही ध्यान रखें। तो मैंने अभी जो बोला यही मैं कल थोड़ा और विस्तार से इसको बोलूंगा। तो आज का श्लोक चरक संहिता का प्रथम अध्याय के अंतर्गत, सूत्र स्थान में प्रथम अध्याय के अंतर्गत श्लोक संख्या 63 और 163, 30 और 31 संख्या संपन्न होता है। सभी को नमस्ते, राम राम जी। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक भाई का। और समय का सदुपयोग करते हैं और सदुपयोग में चलते हैं, चौपाल को चौपाल की तरह लगाते हैं। चौपाल पे हैंडरेस आ गया है, बने रहिएगा, मलाई बटेगी आखिरी में, ठीक है। और ये ऐसी मलाई है हर घर में आराम से बन सकती है, और जो ना बनाए वो हम जैसे बेईमानों से कट सकती है, ठीक है। कटने को भी तैयार रहना,
और मलाई बनाने को भी तैयार रहना। वीर सिंह भोपाल जी, वंदे मातरम भैया। हाँ भैया, वंदे मातरम। वंदे वंदे मातरम मातरम भैया। जी भैया। जी, आवाज नहीं आ रही भैया। आवाज आ रही है, ब्रेक होके आती है। आप कहीं पेड़ उड़ पे चढ़ के आया करो। अच्छा, पेड़ पे चढ़ के आए। क्या थोड़ी सी भैया मेरे इधर जो जहाँ रहता हूँ नेटवर्क की दिक्कत है। इसीलिए कह रहा हूँ ना कि थोड़ा सा पेड़ पे बैठ जाया करो तो नेटवर्क सही आएगा। हाँ ठीक है भैया। जी जी। और आज की क्या खबर है? आज की भैया जी, एक जो अपना सोना चांदी तांबे का जो अपन जल बना रहे हैं, तो इसमें जो मीठे मोरंगे की छाल डाल के मैंने एक दीदी को दिया है। आज 22वां दिन है। तो उसमें मतलब वो बता रहे हैं कि मुझे कम से कम 70% फायदा है साइटिका में। बहुत बढ़िया। तो उनका वो जी बता रहे थे कि L4 L5 के बीच में जो नस होती है, तो कहले कि वो दब गई है, बिना ऑपरेशन का कुछ नहीं होगा। मुझे बता रही थी। कहले हमने जांचें वगैरह नहीं करवाई, मगर डॉक्टर बोल दिया था। तो मैंने बोला उनसे उनके मतलब ये ऐसा ऐसा करके देखो आप। तो वो आज 22 दिन हो गए, आज उनने ही फोन लगाया था मुझे। तो बता रही थी कि मुझे कम से कम 70% आराम है इससे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद वीर भाई जी, आपकी भैया बस आपका ऐसा ही आशीर्वाद बना रहे, और क्या है। जी। चलिए, अब थोड़ी देर 8:07 हो गए हैं। कुछ किसी के मन में प्रश्न है तो प्रश्न रख लें, नहीं तो पता चला जी जाते जाते खड़े होते हैं तो अच्छा नहीं लगता। पहले ही खड़े कर लें, किन किन से बातें करनी है, किन को बात करनी है, पहले हाथ खड़े कर लें। मैं उसी हिसाब से ट्रेन की स्पीड बढ़ाऊं। बस 3 जने, 3 जने में तो फिर तो कोई बात नहीं, बहुत सारी बातें निकल के आएगी। सबसे पहले सुमन पाल बहन, भैया अगले बार 5 5 तक वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम सबको। धन्यवाद। भैया जी मैंने अभी परसों एक चाचा जी को आंखों की आई ड्रॉप्स दी थी, और भैया जी उनको जैसे कि 2 फुट का भी नहीं दिखता उनको, और आंखों में पानी खूब। और जैसे कि पिताजी बाहर बैठे रहते हैं तो कोई ना कोई उनके पास आके बैठ जाता है, और वो बैठे थे उनके पास में तो रुमाल बार बार आंखों से लगा रहे थे। और तो मैं कह रही थी कि अंकल क्या हुआ आपको, बार बार रुमाल क्यों लगा रहे हो आंखों से? कह रहा था कि लाली बोले थे कि मुझे दिखाई नहीं देता, जैसे आप बैठे हो ना, जैसे आमने सामने हम बैठे तो ऐसे भी दिखाई नहीं देता मुझे, और आंखों से पानी जाता है। और डॉक्टर ने मोतिया बताया और ऑपरेशन बताया। मैं ऑपरेशन के लिए अपने बेटे के पास आया हूँ। तो भैया जी आज तीसरा दिन है, तो बोले कि जैसे हम सब आमने सामने बैठे मुझे दिखने लग गया। और भैया जी आंखों को जो मैं जो पानी जाता था वो आंखों का पानी भी बहुत कम हो गया। भैया जी आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद भैया जी। बहुत ही अच्छी बात, बहुत ही अच्छी खबर कि आंखों की दवाई घर में बना रहे हैं और परिणाम पड़ोसी को पा रहे हैं। खुद भी खुश, पड़ोसी भी खुश। हाँ भैया, जब से पिताजी आए ना तब से भैया जी कोई ना कोई आके बैठ भी जाता है, और कोई यार प्रचार चल रहा है, ये ज्यादा से ज्यादा प्रचार चल रहा है भैया जी। आपका तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। जी। आ, नेत्र रोग नाशक बना के दीदी ने उनको दिया, और बनाती हैं अपने आसपास के अपने परिवारों को, अपने परिजनों को देती हैं नेत्र रोग नाशक, जिसे बनाना थोड़ा मुश्किल है, लहंगा पहनने के जैसा। ठीक है, लहंगे की सिलाई बड़ी महंगी पड़ती है ना लहंगा, उसी तरीके से इसकी भी थोड़ी मुश्किल है। इतना मुश्किल है कि बनाते नहीं है लोग, और जो बनाते हैं वो खुश हो जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। मीरा मित्तल दीदी, रायपुर। जी भैया, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद। नेत्र रोग नाशक का भी आ गया। भैया बेटा है 14 साल का, उसको गले में दर्द था 2-3 दिन से, टॉन्सिल टाइप का।
तो उसने पहले तो फिटकरी का गरारा किया नहीं, आज किया है, लेकिन आज बुखार आ गया उसको। तो आज फिटकरी का गरारा बताई हूँ, और बुखार के लिए वो दिया है अपनी श्रावटी कूट करके शहद के साथ में। तो और कुछ करूँ क्या भैया? ठीक है ये। नहीं, बहुत सही है। ठीक है भैया। और एक वो 1.5 साल का नाती है मेरा, उसको भी बुखार आ गया। उसको क्या दूं भैया? उसे भी यही चटा दीजिए, नहीं तो जायफल चटा दीजिए शहद में घिस के। हर्रा जायफल तो दे रही है 2-3 दिन से। श्रावटी दे दूं छोटी सी, हाँ जी, हाँ जी। मैंने आधी से आधी करके। हाँ जी, हाँ जी। शहद में जी मिला के अच्छे से मथ दीजिए, मथ के चटा दीजिए। जी, धन्यवाद भैया, बहुत बहुत। जी। विष्णु राजबार भाई। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। हाँ जी भैया, वो बोल रहे थे भैया कि मेरे साथी हैं जिन्होंने अपना चर्बी घटाने के लिए कुछ प्रोडक्ट वगैरह लिए थे। तो उनसे जो है उनका तकलीफ होने लगा, तो फिर हमने बताया अपना चर्बी नाशक छोड़ने का। तो उसके अलावा और भी कुछ बता सकते हो क्या उनको? नहीं, और क्या। चौबीस बस वही ना। 24 घंटे में 24 चीजें खिलाओगे, अगले दिन बंदा कुछ करने को राजी ना हो। जी भैया जी। मैं आपको सही छोटी सी बात है। बात बताऊं, चर्बी नाशक चूर्ण की बात बताता हूँ। जब इसे बनाया, किसी को दिया, तो कहते भैया परहेज। मैंने कहा परहेज तो दुनिया कराती है, बिना परहेज के खा के ठीक कर लो तब जाने। जी भैया, इस बात सही बात है। मैं कहा क्या परहेज है इसके साथ? मैं कहा कोई परहेज नहीं है भाई, जितना खाते हो उससे ज्यादा खाओ। तब रिजल्ट आएगा, तब मानेंगे कि हमने कुछ ढूंढा है। तो उसी का नाम है चर्बी नाशक। जी भैया। वह ऐसे भी सारे सबको मालूम है कि अगर कोई भी चीज है तो 100 में 100 को असर करती नहीं। तो भाई अगर मान जी। लिया 40 को भी असर करती है, तो 40 को क्यों परहेज करवाएं? हम्म। तो जैसे जो 40 को असर कर गया, अब बाकी को असर नहीं किया, जी। तो बाकी को फिर बाद में परहेज करा देंगे। उससे 20 और बढ़ेंगे, तो अब बच गए 60, 40 बच गए। अब वो 40 को क्या करें, तो दूसरी चीज डाल देंगे तो वो भी हो जाएगा। फिर 20 बचे, तो भाई उतने इतने तो यहाँ रहने ही चाहिए बाकी लोगों के लिए, उनके भी तो भाप दाल रोटी चलनी चाहिए। जी 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 भैया। सारे सारे घर की चीजों से ही ठीक हो जाएंगे, तो फिर बाहर वाली चीजों का दाल रोटी कौन चलाएगा? हम्म, चलिए। जी जी भैया। और अभी पीछे कल ही तो प्रतिभा दीदी हैं जो वहां पे बता रही थी कि उन्होंने बना के दिया, कई खुश हैं। हाँ वो, हाँ उनका वही बताए थे कि उनका भी कुछ है जो कम हो गया था, 2 या 3 केजी के इस तरह से। अभी तक पिछले 2 सालों में चर्बी नाशक से जो परिणाम आए हैं, थायराइड ठीक हुआ है। ठीक जी है। मतलब किसी ने लिया तो थायराइड ठीक हो गया, किसी ने लिया पीसीओडी ठीक हो गया, तो किसी किसी ने लिया तो उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल सही हो गया, किसी ने लिया तो उनके वैक्सीन के साइड इफेक्ट खत्म हो गए। तो ऐसे हाथों की शुद्धि हो गई, चर्बी कम हो गई, और किसी किसी को तो असर ही नहीं किया, गाली भी दिया। ठीक है, लेकिन ज्यादा हाँ नहीं ये किया, क्योंकि एक ही डब्बा देते हैं हम। भाई एक डब्बा ले लो। पहले तो कहते हैं बना लो, वो कहते हैं नहीं जी इतना तो हम बनाएंगे नहीं। मैंने कहा ठीक है भाई, आ जाओ कट जाओ फिर। तो हम भेज देते हैं, तो कहते हैं ज्यादा कितने महीने खानी पड़ेगी? मैंने कहा पहले 1 महीने खा के तो देखो। पता चला पहले दिन खाया, 4 बार जाना पड़ गया शौच के लिए, तो कहते भैया ये तो मैंने खाऊं। मैं कहा भाई इसलिए नुकसान क्या करना, बोल दूंगी ये 4 महीने 2,000 रुपये, 2,500 रुपये लग गए। और बेचारा एक दिन खाया और 4 बार गया, तो कहता है जी अब वापसी करूंगा। मैं कहा वापस ऐसा बाकी तो करते नहीं, हमारे को बोले तो हम कहेंगे हाँ जी कर भी दूंगा। तो मैं अपना क्यों नुकसान कराऊं? भाई एक ही डब्बा खा ले भाई, अच्छा लगे तो बना लियो। जी भैया, सही बात है, अच्छा लगे तो फिर बना दीजिए। बना लेना, फिर अच्छा लगे तो खुद बना लेना ना, क्यों यहाँ कटने आओ। हाँ हाँ, जी जी। हाँ, चले। हाँ, ठीक है भैया। और वंदे मातरम। मनीषा तोमर बहन। जी भैया, वंदे मातरम। वंदे मातरम। हाँ, मुझे भी एक देना था कि मतलब गोखुर का काढ़ा पी रही हूँ मैं। थायराइड है मुझे, तो गोखुर के काढ़े से कंट्रोल है। मतलब 1 महीने से मैंने एलोपैथिक तक कब से 1-1.5 साल से छोड़ दी थी, और आयुर्वेदिक टेबलेट ले रही थी। बाकी अभी 1 महीने से सिर्फ गोखुर काढ़े पे ही डिपेंड थी। तो पॉजिटिव रिजल्ट, मतलब अच्छा रहा। कंट्रोल में है थायराइड। बहुत बढ़िया। मन कितना कंट्रोल में है? मन मन कैसा, मतलब क्या? भाई पहले चुगलखोरी करती होगी, चुगलखोरी करने का टाइम मिल जाता होगा, लड़ाई झगड़ने के लिए काम में आता है, यहाँ तक 2 घंटे सुबह फंसा देते हैं।
2 घंटे काम फंसा देते, 4 घंटे, तो यही कम हो जाता है। नहीं वो चीज दी मैं नहीं है। मैं बाहर निकलती नहीं ज्यादा, घर में ही रहती हूँ और घर में कुछ ना कुछ करती रहती हूँ, क्योंकि मैं राजीव दीक्षित भाई को बहुत लंबे टाइम से फॉलो कर रही हूँ। जी जी। तो हमेशा आयुर्वेद पे ही 10-12 साल से चलती आ रही हूँ। बहुत बढ़िया। आप बात समझी नहीं मैं क्या क्या कह रहा था, चलो। एनीवे, बाकी एक लोग और समझ एक और गए। क्वेश्चन था बाकी सर। समझ गए लोग। हाँ जी। भैया एक और सवाल था। हम्म। 30 साल की दीदी है, तो उनको क्या मतलब फोrehead पे बोल डॉक्टर बताता है कि चर्बी की गठाने हो रही है बोले। तो वो ऐसे हो नहीं रही बोले, उसको कट लगा कर ही उसको बाहर किया जा सकता है। तो उसको क्या कर सकते हैं कि गल जाए वो। ऐसा है, बहुत सारे इलाज हैं। फिटकरी गुड़ पीस के लगाने के लिए, अरंड के तेल में फिटकरी फिटकरी मिला के लगा रहे हैं। जब ब्रेस्ट हम्म। छोटे हो सकते हैं तो गठाने भी गायब हो जाएगी। और पूजा बहन ने और कई बहनों ने यह अनुभव भी दिया है कि हम्म। फिटकरी और अरंड के तेल को मिला के जो तेल ब्रेस्ट रिडक्शन ऑयल बनता है वो गठाने भी खत्म करती है और मस्से भी खत्म करते हैं। ठीक है, तो जरूरत है नियमित ठीक करने की। ठीक है, करा के देखते हैं ये भी। जी। जी भैया, धन्यवाद। धन्यवाद सर। नरेंद्र भाई सोनभद्र। जी जी भैया, वंदे मातरम। वंदे मातरम। भैया, हम अपनी समस्या पहले भी आपसे बताए हैं, वो जो गले पे गैस चढ़ने की समस्या। जी। तो अयुपतिका चूर्ण, गौरमूत्र अर्क और धनिया का काढ़ा में घी मिला के आपने बताया था जो लिए थे, तो कंट्रोल तो हुआ भैया जी। लेकिन जैसे ही खाना पेट भर खाना शुरू करते थे, 1-2 दिन में फिर रिवर्स हो जाता था। तो अभी हम एक आयुर्वेद के डॉक्टर से, यहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल आयुर्वेद के अधीक्षक हैं वो, तो उनसे मिले तो कई दवा चला दिए। वो अग्रतुंडी बट्टी 2 मीटिंग 2-2 टैबलेट, चित्रकादी बट्टी 2 मीटिंग 2-2 टैबलेट। भैया आपके माइक को बंद कर दे रहा हूँ। आप जैसे ऐसा है, आयुर्वेदिक दवाइयों का मुझे ज़्यादा ज्ञान नहीं है। तो अगर आपके दवाई डॉक्टरों से चल रही है तो आयुर्वेद में आयुर्वेद के डॉक्टरों से आराम से मिलिए। जो भी तकलीफें हो रही है उनसे मिल के इलाज कराइए, बेझिझक होके। ठीक है, नहीं तो खिचड़ी पक जाएगी, जीव शरीर खिचड़ी पक जाएगा और समय भी खिचड़ी पक जाएगा। और घर की चीजों में आप इलाज आयुर्वेद का कराइए। जो घर की चीजें बताया है उसको आप करते रहिए, आराम मिलता है। ठीक है, क्योंकि कोई भी इलाज करो, घर में खाना तो खा ही रहे हो। कोई भी इलाज करो, सुबह चाय तो पी ही रहे हो। कोई भी इलाज करो, शाम को दारू तो पीने वाला पी ही रहा है। तो एक दो चीज एक्स्ट्रा करने में कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आप अपने डॉक्टर से मिलते रहें कि हाँ, क्योंकि हम लोग आयुर्वेद को प्रमोट करते हैं, तो आयुर्वेद वाले को मिलते रहिए, आप उनको बताते रहिए। समय समय पे आपको उनके औषधियों के साथ देते रहेंगे और समय के साथ आप पूर्णतः स्वस्थ हो जाइएगा। लेकिन आप उधर के लाके इधर आप मेरे को कंपेयर करने के लिए बोलिएगा तो मुझे भी दिक्कत हो जाएगी और आपके मन में भी अविश्वास का स्तर बढ़ जाएगा। इसलिए घर की चीजें जो बता दी वो आप कीजिए। घर की चीजें जाननी है वो बताइए मुझे, दवाइयों के नाम जब मैं पूछूं तब बताने हैं। ठीक है, आप आयुर्वेद के डॉक्टर देखिए, यहाँ पे तो एक आम भाई, एक बाप बेटा भाई, दादी नानी मौसी बैठी पड़ी है। आयुर्वेद डॉक्टर तो है नहीं भाई। जिन्होंने पढ़ा ज्यादा है वो ज्यादा अच्छे से उसके बारे में बताएंगे, या जिन्होंने नहीं पढ़ा वो बताएंगे। ये तो वही वाली बात है कि आंख होते हुए गड्ढे में गिर रहे हो। हम तो अंधे वाले हैं, अंधों के पीछे चलते हैं, गिरते नहीं है बस। धीरे धीरे चलेंगे, जल्दी जल्दी नहीं। डॉक्टर सुशील कुमार, पानीपत। वंदे मातरम गोविंद भाई। धन्यवाद भैया। एक अनुभव था, एक भाई 2 महीने से सोया नहीं था भैया। तो आपने एक मंत्र बताया था, शुद्धे शुद्धे महायोगिनी महानिंद्रे सवा। उसने वो 3 बार ही किया। अब उसको ठीक तो नींद आ रही है, 2 महीने से कोई दिक्कत नहीं है अब। ये एक अनुभव था भैया मंत्र का। बहुत बहुत धन्यवाद सुशील भाई, आपका जो अनमोल समय है, आप ध्यान दान दे रहे हैं अनुभवों का, जो प्रयास कर रहे हैं अपनी चिकित्सा पद्धतियों के साथ। आप एज ए डॉक्टर होके भी इन सरल सरल चीजों को परीक्षित करने का कार्य कर रहे हैं। तो वर्तमान की पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी आपको याद रखेगी। उन सभी की तरफ से आज आपको कोटि कोटि नमन। जी भैया। कांता माता जी। कांता माता जी, माइक अनम्यूट कीजिए।
अभी अनम्यूट हो गया था, फिर दोबारा दब गया। हाँ जी माता जी। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम माता जी। आज मैं भी इसको कुछ बताती हूँ, अपना मन्ना भी किया कुछ। जी जी माता जी बताएं। मन्ना एक का बहुत ज्यादा जुकाम हो रहा था, खांसी हो रही थी। मन्ना यार राम बट्टी बना रखी। मैं उसको बोली तू ये राम बट्टी ले साथ में रगड़ के, और अमृत धारा उसके नाक चल रहा था, उसके माथे पे लाया, उसके नाक पे लाया। उसको बहुत आराम पिया पड़ा। उसको बोलती माता जी मेरे को तो बहुत आराम हो गया। आज मेरे को सुबह बोली कल लगवाया था। अब मैंने भी ये थोड़ा सा करके देखा, मैं तो अनपढ़ हूं नहीं, मेरे पर पढ़ना नहीं आता, इसलिए मेरे को लिखना नहीं आता। मैं लिख नहीं सकती, कोई बात याद रहती है वही कर लेती हूँ। बहुत बढ़िया माता जी। आपने तो उनको जो है ना, जो 20 साल 25 साल 30 साल 40 साल 45 साल 55 साल वालों के लिए मुंह पे तमाचा है, जो कहते हैं कि राम बटी बना के दे दो। या फिर मैं किसी से लिखवा लेती हूँ, जिक्र आप सुन लिया फिर लिखवा लिया किसी से, फिर उसी से पढ़ा दिया। बस अनपढ़ का कोई काम नहीं इतना आता है। चलो वंदे मातरम भैया, यही था। अब माता जी आप पहले कितनी दवाइयां लेती थी, अब कितनी दवाइयां खाती हैं? मैंने तो सब छोड़ रखी दवाइयां। मैं तो शुगर की लेती थी, बीपी की मैंने तो छोड़ रखी। मैं तो ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। मेरा बेटा भी शुगर की लेता, उन्होंने भी छोड़ दी। हम मेथी का काढ़ा और इसका दालचीनी का, ज्वाइन का ये काढ़ा पीते हैं हम। और चौपाल, और वो अर्जुन की छाल चौपाल में आते हैं। डेली पीते हैं हम, और ये चौपाल में, सवेरे सवेरे। चौपाल में कब से आ रही है माता जी? मन्ना 2 साल हो गए, जब ते आरी में, जब ते पानीपत सोनीपत प्रोग्राम था। जी जी। 1.5 साल हो गया। अच्छा। मैं गई थी सोनीपत भी। जी जी। भैया बस यही था। वंदे मातरम। जी। वंदे मातरम वंदे मातरम। सुनीता शर्मा दीदी, भिलवाड़ा राजस्थान। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। भैया आज मैंने जबरदस्ती किसी को घर पे बुलाया। मेरा एक योगा ग्रुप है, वो क्या बिलीव नहीं करते हैं। तो मुझे पता चला कि उनको किसी को खांसी जुकाम बहुत ज्यादा हो रहा है, तो मैंने फोन करके उनको घर पे बुलाया। मैंने कहा ये मेरी रामवटी है, इसको लो और मेरे को शाम को इसका फीडबैक देना। फिर भैया उनका फोन आया कि ना दीदी मैंने जो है रामवटी ली है, एक गोली ली है जिसपे मेरी खांसी तो ठीक हो गई, लेकिन मेरे को जुकाम हो गया। तो जुकाम कैसे हो गया दीदी? तो मैंने कहा कोई नहीं, आप ऐसा करो, चिमटियां है 10 चिमटी है? कहते हैं हाँ चिमटी है। मैंने कहा ऐसा करो 10 ही उंगलियों पे अपनी चिमटी लगा के 10 मिनट मतलब आधे घंटे में मुझे फीडबैक दो भैया। तो ये बताया है भैया। भैया बिजी हो गए। चिमटी गर्म करेंगे आप? नहीं। तो 10 उंगली में चिमटी कैसे लगेगी? 5 में तो खुद लगा लेंगे, 5 किसी और से लगवा लेंगे। मेरी आवाज आ रही है? सारी आवाज। हाँ जी भैया। जी दीदी। तो मैंने आज जबरदस्ती मतलब रामबटी दी है, मैंने कहा इसको यूज करो, फीडबैक दो मुझे। तो भैया आपको जुकाम कैसे हो गया ये पूछना चाह रही थी मैं। ठीक है दीदी, अभी करता हूँ, जरा कोई आ गए हैं या हेमंत भी। ठीक है, ओके ओके। हाँ हेमंत भैया। रुना दीदी माइक अनम्यूट कर लीजिए। रुना दीदी। वंदे मातरम। हाँ रुना दीदी, वंदे मातरम। एक मिनट। रुना दीदी। हाँ दीदी बोलिए। हाँ वंदे मातरम, मैं ही बोल रही थी वो जैसे अपन ने रामबटी तो अपन, मैं तो खुद भी मैंने खुद कई बार ले ली है।
तो एक गोली में ही बहुत आराम हो जाता है। लेकिन जैसे आज मैंने किसी को दी है तो खांसी में तो आराम है, लेकिन उसे जुकाम का कैसे, मतलब क्या हुआ जैसे? जुकाम, दीदी खांसी में आराम है ना? हाँ, खांसी में आराम है, उन्होंने खुद बताया। तो थोड़ा सा टाइम दीजिए उनको। ठंडा पानी पी लिए होंगे। मैंने बोला था, मैंने कहा कहीं भाग, क्योंकि सर्दी का मौसम तो है ही वैसे भी। जी मैंने कहा बाहर गए थे, कहते हाँ गया तो था, लेकिन बस गाड़ी में ही गया था मैं। जी और उसके साथ शहद, महेंद्र भैया को ये कीजिए, हेमंत भैया, हाँ महेंद्र भैया, जी जी, ये हुआ होगा क्या, क्या कारण हो सकता इसके है? ऊपर से जरूर वो कुछ ठंडा चीज खा ली होगी या पी हाँ, ली होगी। ठंडा तो पानी चाचा का जी, ही। वंदे मातरम आज चाचा जी। आज आज का ही घटना है, मैं अपने यहाँ का बता रहा हूँ। मेरी पत्नी जो है, श्री राम बटी ये खाई शहद के साथ में, ऊपर से मटर छीमी 2 ठो खा गई। उसके बाद इसको सर्दी हो गया। तो ऐसे ही कुछ ऊपर से खा ली होगी, जिसके हाँ, चलते। तो फिर चाचा जी मैंने उनको ना चिमटी बता दी, मैंने कहा आप ना 10 हाथों में, मतलब 10 उंगलियों में अपने चिमटी लगाओ, और जब तक सहन हो सके तब तक रखो, फिर आधे घंटे बाद मुझे फीडबैक देना फिर। ये अच्छा उपचार है ये भी। बहुत अच्छा दीदी, बहुत 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 बढ़िया। हाँ हेमंत भैया, आगे का देखिए। और सतवीर भाई, सुषमा प्रताप दीदी, सतवीर भाई का आवाज ही नहीं आ रहा। भैया आवाज कट रही है। आवाज आ रही है भैया मेरी? हाँ हाँ, आ रही है, आवाज बोलिए आ भैया। रही है आगे। वंदे मातरम सभी को भैया। धातु स्रावित पानी ने तो कमाल ही कर दिया भैया। मैं भैया कितने दिन से, मैं जब से आया हूँ तब से मैं अपनी धर्म पत्नी पे इतनी दवाइयाँ चला रहा हूँ, मतलब ग्रुप में सुन सुन के, और वो बायोकेमिक दवाइयाँ चला रहा हूँ भैया, कोई फायदा नहीं होता दिख रहा था, कोई फायदा। और दो भैया दिन भैया मैंने साबित पानी को चलाया है, 2 दिन में वो अपने मुंह से कहने लग गई है कि मेरे को आराम दिख रहा है, और आप बता दो उसमें, आप बता दो। मैं कह रहा था कि पूरी तरह से आराम होने दो तब बताऊंगा, वो कह रही है नहीं बता दो, मेरे को आराम लग रहा है। भैया 1 मिनट, 2 दिन उनको कैसा हो रहा था? उनको दीदी, मतलब एक तो रोजाना तो बुखार आना, शाम को हाँ रोज रात को बुखार आना, और सारी शरीर में, बॉडी में सारी में दर्द होता है, सूजन भी आ जाती है, घुटने में, उंगलियों में, मतलब वो हुआ था चिकनगुनिया, तब से परेशानी है वो। और मैं जब से आया हूँ, अभी पंजाब से आया था, तो 1 डेढ़ महीना होने जा रहा है, 1.5 महीने से ही, मतलब वो बायोकेमिक दवा लेके आया था, वहां से आया था तभी, तो वो भी भैया ने बताया था, वो भी बता रहा हूँ, उसमें और भी कुछ गलतियां देखता था तो वो भी मैं मिला के चलाता था, मगर किसी से आराम नहीं दिख रहा था। क्या आज क्या मतलब डाले थे? कल भैया ने पूछा था ना चौपाल में, हाथ उठाओ कौन कौन यूज कर रहा है, तो मैंने कल ही डाला था, तो कल यूज किया है, आज यूज किया, 2 दिन में ही वो आराम बताने लग गई है भैया। वो कह रही थी कि अच्छा बता दो अच्छा, मेरा भी। कैसे बनाए थे उसको आप? हाँ दीदी, वो मैं बता रहा हूँ, वो कि मैंने जो बनाया था, मेरे पास अभी मतलब शुद्ध चांदी नहीं थी, तो मैं चांदी के सिक्के लेके आया था परसों, 3 सिक्के लेके आया था, और बाकी मैंने जंजीर डाल दी उसमें, जंजीर थी मेरे पे तो जंजीर डाल दी, और उसमें तांबे का एक मेरे पास में लोटा है, तो तांबे का लोटा डाल देता हूँ, और लोहे की कढ़ाई है, तो लोहे की कढ़ाई में उसको उबालता हूँ, तो उसमें डालता हूँ मैं, जो जैसे भैया बताते रहते हैं, अगर और भी जो कोई भी दिक्कत है उसके हिसाब से उसमें दवा ऐड कर सकते हैं, तो मैंने उसमें हल्दी, मेथी, सौंठ और थोड़ी सी दालचीनी, इसको साथ में उबालता हूँ, और उसमें थोड़ा सा मतलब उसका टुकड़ा डाल देता हूँ, सूखा हुआ गिलो, गिलो रखी है तो वो डाल देता हूँ, तो उसको उबाल के पानी बना लेता हूँ। तो आज मैंने थोड़ा उसमें मुनक्का और डाल दिए थे, 10 मुनक्के डाल दिए थे, तो बस आज चलिए, दो बहुत दिन में ही अपने आप आराम बताने लगी। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, फीडबैक भी बहुत अच्छा है। हेमंत भैया नेक्स्ट लीजिए, किनका है? सुषमा मैं तो प्रताप। कब से आराम मिले तो मैं अपना जो बेबी प्लानिंग वाला वो है, वो इलाज चलाऊंगा, इसलिए नहीं चला रहा कि पहले शरीर में तो आराम मिले। सुषमा प्रताप, वंदे मातरम अरे दीदी। भी वंदे मातरम। दीदी, मेरे माता जी के कान में फोड़ा निकल आया था,
उसकी वजह से उनके कान में छेद हो गया है, डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोला है। तो उसका कोई उपाय बता दीजिए आप। कान के कल अंदर भैया ने बताया था वो किया कि नहीं किया? वो नहीं पति करते देव लोग के लिए बताया था, पति देव के लिए बताया था। अच्छा, उनके कान में सीटी बज रही थी ना, वो उसके लिए बताया था उन्होंने। तो वो साथ में ये भी बोला था कि ये सासू माँ को भी डाल देना या माता जी, जो भी आप कान की बता रहे थे, तो दोनों को कर देना, एक मन दो काज हो जाएगा। अच्छा दीदी, कर सकते हैं ना दोनों? बिल्कुल। ठीक है दीदी। जी दीदी। डाले भी बोले। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम दीदी। हम वंदे मातरम दी। ब्यूटी क्रीम का फीडबैक देना चाहते थे। गांव गए थे तो शादी में एक 10 साल का लड़का था। मत देना दीदी, मत देना, मत देना, नहीं तो सारे पागल हो जाएंगे। दे दो, दे दो, दे दो, दे दो। उसको पैर में कील घुस गया था और निगड़ा के चल रहा था। मेरा पास क्रीम था, हम क्रीम लेके लगा दिया। देख रहे 10 मिनट में वो ठीक से चलने लगा। हम बोल तुमको आराम है ना? हाँ हमको बहुत आराम है बोल रहा। निगड़ा के चल रहा था, अरे कीला घुस गया था। ये तो जी बाप, भैया। ये तो वो वाली बात हो गई, बाप रे बाप। ये तो किरण जैन जो दीदी है पानीपत से, उनके पति देव की बात सच हो गई। उन्होंने सुबह ही मैसेज करके लिखा था कि भैया वो ब्यूटी क्रीम का नाम बदल दो, बंडर क्रीम कर दो। जी भैया, बहुत अच्छा फीडबैक है। तो मतलब वाकई में भी अनबिलीवेबल नहीं, अंग्रेजी में वर्ड है कि मैंने विश्वास नहीं कर सकते, अंधविश्वास टाइप का। तो इसका एक काम करते हैं, इसका सेलिब्रेशन मनाते हैं 26 जनवरी को। अच्छा होगा। 26 जनवरी को इसका झंडा वो है। ब्यूटी क्रीम का झंडा गाना होगा, फीडबैक होगा। हाँ, नामकरण बदला जाए, बंडर क्रीम किया जाए। जी भैया। और बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। धातु स्रावित का और ब्यूटी क्रीम का दोनों को 26 जनवरी को फहराते हैं। पूरे भारत, भारत का नाम रोशन करते हैं। सही मामले में गठन अपना आजाद हो गया कि हर कोई बना सकता है, किसी के बाप की पपौती नहीं है, पेटेंट नहीं है। जी भैया। हम्म। मुकेश, मुकेश रानी। वंदे मातरम भैया। जी जी बने। भैया फीडबैक देना था वो नजर झाड़ने वाला, जी दीदी बताएं। जो उसने बताया, भैया ने बताया था ना, है वो जो कपड़े के अंदर लकड़ी रख के उससे झाड़ना था। तो मतलब 4 जनों का करके देखा, उन पर तो कुछ नहीं आया, उनकी तो अंदर ही थी वो लकड़ी। और फिर मैंने अपने लड़के के पकड़ कर देखा था, उसकी 11 बार भैया ऊपर आएगी वो लकड़ी। दोबारा हेलो। दोबारा बताना दीदी, क्या तक नहीं समझे कुछ है। नहीं समझे। वो नजर झाड़ने वाला था ना जो भैया जी, हाँ जी, हाँ जी। वो मैंने ना पहले 4 जनों के करके देखा, तो लकड़ी वो अंदर ही रही कपड़े के। फिर मैंने अपने लड़के की झाड़ी नजर, तो उसकी ना 11 बार कपड़े के अंदर ही रही वो लकड़ी। भैया सुशील मतलब पानीपत वाले भैया है ना, सुशील भैया, उन्होंने एक नहीं बताया था ऊपर आ गई, नजर। मतलब नहीं उसने बताया था, जो खिड़की वाले भैया हैं, जो खिड़की में से झांकते हैं, क्या नाम है उनका, देशमुख पांडे शायद। समझ में नहीं आया दीदी, प्रैक्टिकल करके बताना होगा। हाँ। हाँ जी, फिर वो कपड़े में से ऊपर आ गई लकड़ी 11 बार मेरे लड़के का। फिर आज मेरी बहन है रही थी, उसको भी करके देखा मैंने, उसकी भी 8-9 बार भैया कपड़े से ऊपर ही आ गई वो लकड़ी। ये हमारे बीच में आ गए हैं जादूगर जी। ये भी पूछना था 8 का दोबारा भी। जी भैया, जी भैया वंदे मातरम। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम। जी बताए भैया। ये जो नजर झाड़ने का जो लकड़ी वाला प्रयोग है,
आपने जी भैया। पहले भी बताया चौपाल पे, आज अभी दोबारा करके दिखाइए जरा। भैया एक एक मिनट लकड़ी दे, थोड़ा सा वक्त दीजिए, 2 मिनट। और भैया मोबाइल को ना थोड़ा टेढ़ा कर दीजिए लैंडस्केप में। भैया सब नुगारे चमत्कार ही है, तो कैसे आ जाए लकड़ी ऊपर का। हाँ तो रखी रहती है ना। दीदी आपने किया था क्या आज? हाँ जी, मैंने तो ना सारे मतलब 11-12 जनों पर करया। जिनका नहीं थी उनका तो अंदर ही रहा थी, और जिनका है उनकी 11-11 बार 9-9 बार ऊपर रहेगी लकड़ी। जी दीदी अभी सभी लोग ध्यान से सुने, ध्यान से देखें। भैया फोन को कैमरा गिरा लीजिए भैया, कैमरा गिरा लीजिए। भैया कैमरे को ऐसे कर दो लैंडस्केप में। लैंडस्केप मोबाइल पटकिए। मेरा भैया कहीं हाँ। मेरा भैया कहीं से ना रिचार्ज खत्म हो रहा था, तो फिर मैं पुरानी वीडियो देख रही थी, रिकॉर्डिंग करी हुई। फिर सोचा मखाजियो कर का देखा नजर वाला। रोटेट वाला दीदी हटा। हाँ अब हो गया, हो गया, बिल्कुल हो ठीक गया। है, मैं थोड़ा दूर हो जाता हूँ। हाँ सब थोड़ा लोग सा शांत दूर रहे, जादू चल रहा है अभी, जादू देखिए। जी दीदी, दीदी ऐसी एक लकड़ी चाहिए। ये लाइट आ रहा है, थोड़ा लाइन बंद, ये लाइन बंद कर दे। एक मिनट भैया, सही जगह लगा। हाँ वो लाइट पीछे से आ रहा है, तो पीछे से लाइट है, पीछे वाला बैक। आप कैमरा पकड़ लो ना शिवकिरण जी, आप कैमरा बैक करके आप देखो अभी। हाँ अब दिख रहा है भैया? हाँ दिख रहा है। भैया वंदे मातरम सभी को। वंदे मातरम। भैया ऐसी एक लकड़ी चाहिए, चाहे तो किसी भी पेड़ की हो सकती है, तो आइसक्रीम की लकड़ी है। तो इस लकड़ी को ऐसे एक कॉटन का कपड़ा लेना है, और इसमें ऐसा लपेटना है भैया। ठीक है भैया। फिर इसके बाद इसको इस तरह से फोल्ड करना है, रोल करना है। रोल करके जिसकी भी नजर उतारना है, जैसे अब मैं इनकी उतार देता हूँ, तो कम से कम 60 बार ऊपर से नीचे ले जाना है। फिर उसके बाद भैया धीरे से खोल के देखना है ऐसे। यदि नजर होगी तो ये अभी इनको नजर नहीं लगी, इसलिए ये लकड़ी से बाहर नहीं आए। और जिनको नजर होती है तो ये लकड़ी ऐसी ऊपर आ जाती है भैया। ऐसे ही आ गई थी भैया ऊपर ही। अच्छा दीदी, मतलब जिनको मैंने नजर रहती है तो ये ऊपर आ जाता है, ऐसा ये फोल्ड हो जाता है बढ़िया मैंने तो प्लेट। भैया फिर उसके फोन की भी 3 बार ऊपर आई। अच्छा, तो ये ऐसी 5 या 7 लकड़ी तैयार रखना चाहिए, और 5 कपड़े, है ना। और फिर एक एक करके उतार के और फिर उसको खोल के देखिए, तो ये नजर उतर जाती है इससे। मतलब इसी अच्छा इसी भैया, कपड़ा से बार बार नहीं करना है। नहीं, इससे भी कर सकते हैं। जैसे आपके पास 5 अलग है या 7 अलग है, तो आप उससे अलग अलग कर लीजिए। नहीं हो तो एक से ही आप 5 बार कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब नजर रहेगी तो लकड़ी बाहर रहेगा, नजर जी हाँ नहीं जी हाँ जी। रहेगी तो लकड़ी अंदर ही रहेगा। हाँ, और उसके यही बाद बात है जी। ये तो हो गया चेक करने का। हाँ, ये ये जैसे अभी नजर नहीं है मान लीजिए, तो ऐसा आएगा। और नजर है तो ये लकड़ी बाहर आ जाती है, जाएगी, उतर भी जाएगी, ये ऐसी आ जाएगी। मतलब दोनों दोनों दो हाथ में आ जाएगा। मतलब ऐसे बाहर निकल जाएगी मान लीजिए। हाँ तो वही बोले, दोनों दो हाथ में आ जाएगा। हाँ, दोनों 2 हाथ में हो जाएंगे। अब चलिए, ऐसा अच्छा है, आपने प्रैक्टिस। संजू बीकानेर दीदी लिखती है कि मैंने नजर लगाई है। शिवकिरण देशमुख दीदी को आप उन पे कीजिए जरा। फिर तो एक बार करो बोला जैसे। दीदी इसको ऐसे लपेटना है, ये कॉटन का कपड़ा है ना। ये लकड़ी के दोनों तरफ ऐसा लगाना है, लगा के इसको फोल्ड करना है, रोल करना है ऐसे। रोल करके ऐसे 7 बार। मेरी मम्मी तो मराठी में कहा करती थी, वो मैं बोल दूं क्या भैया? आप बोल दीजिए। वो हिंदी अर्थ भी बता दूंगा। आल्या गेल्याची, गावच्या माल्याची, मामाची, मावशीची नजर निघून जाय।
मतलब हाँ, मतलब आने जाने वाले की, गांव वाले के और गांव के नाई की, मामा की, मौसी की, किसी की भी नजर लगी हो तो निकल जाए, ऐसा कहा जाता है। फिर इसको धीरे से भैया इस तरह से उतारने के बाद धीरे धीरे इसको खोलना चाहिए। संजू दीदी नजर नहीं लगी है। ऐसा चौपाल वाले ऐसे भी कोई डायन नहीं है। चौपाल वाले सभी अच्छे लोग हैं भैया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे अनोखी बात तो यह है कि ये चौपाल पे ज्ञान आज नहीं, कई महीनों पहले दी गई थी। और पुराने चौपाल की वीडियो देख देख के मुकेश रानी दीदी ने उस ज्ञान का परिचित भी कर लिया। जो महाराष्ट्र में या मध्य प्रदेश में काम करता है या हरियाणा में भी काम करता है। जी, बहुत बढ़िया भैया। जी। फोन पे भी काम करता है भैया, जो फोन पे भी नजर लग जाए। क्या बात है दीदी, बहुत बढ़िया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब चलते हैं भैया चंडीगढ़। जी, आपको भी धन्यवाद। चंडीगढ़ स्वस्थ स्वस्थ समृद्ध परिवार, गीता दीदी, चंडीगढ़। जी भैया, वंदे मातरम भैया। मातरम। सभी को वंदे मातरम। भैया, मैंने एक फीडबैक देना था। मेरा बेटा है, एक तो हम लोग जिस काम में लगे हुए हैं लोगों को जागरूक करने में, तो पहले तो घर वाले ही लोग नहीं मानते हैं। तो मेरा बेटा है तो उसका बाल बहुत झड़ रहा था भैया। तो वो मेरी बात तो वैसे सुनता नहीं है इन सब चीजों में। तो मैंने गांव जाने से पहले लगभग 15-20 दिन हुए होंगे, तो उसको बोला था कि तुझे अगर बाल को रोकना है तो एक कहना मान मेरी, कि एरंड का तेल लगाना, मसाज करना। तो वो करता रहा भैया। अभी कल की बात है, तो मैंने कहा कि अपना बाल दिखा तो सही, अगर झड़ रहा है या रुका है या कुछ भी। तो उसने ना 4-5 बार ऐसे हाथ लगा लगा के ऐसे निकाल के दिखाया। एक बाल भैया नहीं टूटा। तो मैंने कहा कि एक बाल भी दिखा दे तो मैं हार मान जाऊं, तो नहीं निकला। फिर मैंने आज हेयर लोशन बनाया भैया। ये ऐसे 2 डिब्बियां मैंने आज तैयार की। इसमें मैंने एरंड का तेल डाला और तिल का तेल डाल के अपने पैड जेल से इसको तैयार किया। और मैंने ब्यूटी अपना ब्यूटी क्रीम बनाया था, तो उससे भी रिजल्ट बहुत अच्छा आया पतिदेव के। सर्दियों में यहाँ पे ना काली सी छाइयां सी पड़ जाती थी, तो वो उनका ठीक हुआ। तो फिर उसकी जो फीडबैक मुझे मिला, तो उससे मैंने फिर ये बॉडी जेल बनाया भैया आज, अपनी जेल को डाल करके। तो हम लोग भी ऐसे भरोसा नहीं करते जब तक हमें रिजल्ट अच्छा नहीं मिलता भैया। और हमें तो पहले अपनी यहाँ घर से भी देना पड़ता है रिजल्ट, तब लोग मानते हैं। तो मैंने ये देखा, फिर मैंने ये दोनों चीजें आज तैयार की भैया। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और जो रिजल्ट आ रहे हैं वो अपने चौपाल में बहुत अच्छे फीडबैक आ रहे हैं भैया। तो हमने भी बनाया और ये फीडबैक देने की कोशिश की मैंने। जी, जी बहुत बहुत भैया। धन्यवाद दीदी। और परमेश्वरी दीदी, मलाई खाने के लिए तैयार रहिएगा आप लोग। 9 बजे से पहले मलाई बांट दी जाएगी। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। भैया, मैंने आज ये लहसुन पाक बनाया है। आज बनाया, दिखाती हूँ। कितनी बार बनाया है ये बुलाओ। दूसरी बार बनाया है। जी, ये तो कलाकंद, बन गया है। कलाकंद की मिठाई है। बन गया है। बन चुका है। जी भैया। भैया, एक सवाल भी था। और आप सभी को बता दूं, ये लहसुन पाक अमेरिका में रहने वाली दीदी खाएगी, ये नहीं खाएगी। उन दीदी के लिए बना के भेज रही है। जी भैया। भैया, एक बेटी पूछ रही थी, वो हॉस्टल में रहती है, तो उसको जाड़, अक्कल जाड़ आ रही है। तो क्या मतलब हॉस्टल में क्या उपाय कर सकती है रहकर? कुछ नहीं, शहद पड़ा होगा, शहद लेके मसाज करती रहे। अगर दर्द बहुत हो रहा है। मिर्ची वाला तेल लगवा दो।
हॉस्टल में हो जाएगा क्या? लाल मिर्ची होगी, हॉस्टल में होगी। हॉस्टल में रसोई घर तो होगा ही। हाँ वो तो वहाँ होगा ही। मिर्ची मिल जाएगी, नहीं बना के देगा तो सिर्फ मिर्ची का एक बीज वहां पे रख ले। एक अच्छा उपचार और है भैया एक्यूप्रेशर का, जी जो भैया। कर सकती है दीदी। जी जो छोटी उंगली होती है ना, हाँ जिस साइड हाँ। का दर्द है, अगर इस साइड का दर्द है तो ये, इस साइड का दर्द है तो ये, इस उंगली के टॉप पर एक रबर बैंड को एक आध मिनट के लिए बांधे, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट इस टाइप से कुछ मिनट तक बांधे, खोले बांधे खोले बांधे, इस टाइप से कुछ बार कर दे, ये दर्द में आराम आ जाएगा। जी भैया बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ ये तो मुझे भी ध्यान में आया कि ये तो हॉस्टल में रह के कर ही सकती है कि छोटी उंगली पे रबड़ लगाना। जी जी जी, फिर इसी वजह मैंने बता सोचा रहा हूँ। वो दर्द ज्यादा हो रहा तो कुछ और करना हो तो मिर्ची से ही भैया, साथ में मिर्ची भी लगवा दूं क्या? हाँ हाँ, मिर्ची के बीज रखवा दो, हाँ, मिर्ची का तेल नहीं बन सकता, अच्छा मिर्ची के बीज वहां पे रखवा दो। अच्छा अच्छा। क्योंकि ऐसा है ना, जी भैया। ये कहा जाता है कि अगर ये दूसरा दर्द आए तो पहला दर्द आदमी भूल जाता है। जी जलन होगी तो। हाँ जी। जी भैया बहुत बहुत धन्यवाद भैया। जी, वंदे मातरम। धन्यवाद सर। जी भैया। सुमेशता बेनीवाल दीदी, सुमेशता बेनीवाल दीदी, मोनिका बहन की ननद जी, वंदे मातरम भैया। ननद बोलते आ गई। एंट्रेंस नहीं हुआ भैया, इसलिए टाइम लग गया। अच्छा, ये भैया मैंने बोनानाशक चूर्ण का सामान लेके आए आज। इन पर है ना, उन्होंने नाम तो कुछ नहीं लिखा। मैंने सोचा भी कल भाभी जी से पूछ के नाम क्या क्या सामान है, ये नाम क्या है बता नहीं इनका। कल क्यों तो पूछोगे, अभी भाभी जी यही है आपकी, बताएंगी। अभी तो भैया फिर मीटिंग में हो ना, बाद में पूछ लूंगी। मीटिंग में बाकी लोगों को भी पता चल जाएगा ना। अच्छा, ये नाम तो किसी चीज का नहीं लिखा भैया उन्होंने। और कह रहे थे पसारी की बहुत बड़ी दुकान है, वो पीस के भी देते हैं भैया। जी जी। और ये सारा सामान है ना, सपत गुणा बटी है, उसका तो उन्होंने मिला के ही दे दिया भैया सब कुछ। मैंने 20-20 ग्राम मंगाया था, जी जी। ये एक जगह ही करके दे दिया उन्होंने सब कुछ। जी दीदी, इसको तो साइड कर दो। बाकी ये देखिए, इसमें एक अश्वगंधा होगा, एक चंद्रचूड़ होगा, एक पीली वाली से शतावरी की जड़ है। हाँ ये तो पता है भैया, ये तो एक दिन पहले भी मंगाई थी। और हाँ, ये सफेद मिर्च है। ठीक है। ये पता नहीं भैया, इस बच्चे ने खाई ना तो इस ये कह रहा है दांत चिप रहे हैं मेरे तो। बंस लोचन क्या? है, ये बंस लोचन है। अच्छा, एक ये चीज है। ये अश्वगंधा, अच्छा, ये 2 तरह की घास है भैया इसमें। जटामासी ब्राह्मी, और एक संग होगी, ये तो वो है भैया, समक्या बोलते हैं क्या इसको? चंद्रसूर है। नहीं, चंद्रसूर रसालिया। अच्छा, रसाड़िये को चंदरसूर बोलते हैं क्या? जी। ठीक, छोटी मैंने एक है बोला था। छोटी इलायची नहीं मंगा। जटामासी। हाँ, छोटी जटामासी नहीं है इलायची भैया, नहीं है एक भैया। ब्राह्मी हो गई, एक शंखपुष्पी हो गई, दोनों ये जड़ी बूटी सी दोनों है ना, घास सा। अच्छा, हाँ। छोटी इलायची तो नहीं है भाभी इसमें? छोटी इलायची भी मिला देना। मिला अच्छा देना भैया, जी। ठीक भैया। और मिश्री मिला दीजिएगा, बादाम। ये सारा मिलाने के बाद ज्यादा बन जाएगा, लेकिन बादाम एक साथ मत रखना, बादाम अलग से पीस के डालना। जैसे अच्छा भैया। बिना बादाम के सारे पीस के रख लो मिश्री। अच्छा। उसके बाद जब खाना हो तो उसमें से 50 ग्राम लेके 100 ग्राम लेके 100 ग्राम बादाम का पाउडर मिला दें, ताकि बादाम का पाउडर अगर अभी मिला दोगे तो सारा का सारा थोड़े ही दिन बाद में नहीं खा पाए तो महीने बाद ही वो चिपक जाएगा। अच्छा भैया, ठीक है। ठीक। ठीक है। इसमें मिश्री भी अलग से मंगा के मिलाऊं क्या भैया? हाँ हाँ। ठीक है भैया, ठीक भैया, धन्यवाद। मीनू राठौर, वंदे मातरम भैया। धन्यवाद दीदी। भैया किसी को पथरी हो जाए तो फिर क्या उपचार है? निकलवा के उसको रख लो, घर में पूजा करो, मंदिर में
अब पथरी हुई कहाँ पे है? किडनी में है, मूत्राशय में है, या गॉल में है? इतना तो पता नहीं है, पूछ लूंगी मैं, पर हाँ पथरी है पेट के अंदर, किडनी में है शायद। हाँ कोई बात नहीं, फिर भी पक्का पता करके आइएगा। हाँ भैया, और ना किसी को स्किन पे खुजली चलती हो तो पूरी बॉडी पे? अगर खुजली अंदरूनी है तो अलग बात है, बाहरी रूप से दिखाई देता है तब भी अलग, दोनों में थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है। अगर अंदरूनी खुजली चलती है, बाहर से नहीं दिखाई देता है, तो जो खुजली की दवाइयां हैं उसको लगा के फिर उसको गुनगुने पानी से नहा लेना चाहिए। भैया कपूर का बताते हैं ना, नारियल के तेल में कपूर डाल के। मिला के, सरसों तेल में फिटकरी पीस के, अरंड के तेल में फिटकरी पीस के, नारियल तेल में कपूर, सुहागा, फिटकरी, गंधक, जैसे जैसे पहले बेटे को एक बेलन से आंख से डराया, नहीं माना, तो बेलन लेके डराया, नहीं माना तो पीछे से दौड़ के डराया, तो ऐसे करके नहीं माना तो पता चला जी बेलन भी, झाड़ू भी, और दौड़ भी गए। मतलब धीरे धीरे औषधियां बढ़ाना अलग अलग। और सर भैया सिर में भी लगा सकते हैं क्या? सिर में चलती है खुजली, इसके अन्वी के बहुत चलती है सिर में। हाँ जी, हाँ जी, सर में भी लगा सकते हैं। तो सरसों के तेल में फिटकरी कितनी मात्रा में? 10 चम्मच पे 1 चम्मच। और फिटकरी और वो क्या बोलते हैं, कपूर भी? मम्मी पूरी बॉडी पे होती है। 10 बोल। बॉडी पे होती है। 10 चम्मच में 1 चम्मच का मतलब हो गया कि अगर जितनी चीजें भी मिलाओगी सब मिला के फिर 1 चम्मच। हाँ बस कपूर और फिटकरी है ना भैया? हाँ, तो दोनों आधा आधा चम्मच। हाँ ठीक है। सिंपल जैन दीदी। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। भैया जैसे कि किसी के घुटने में पानी भर जाता है, उसका क्या इलाज है? जिनके भी घुटने में पानी भर जाता है तो एक तो घर में दर्द निवारक तेल बना ले, उस तेल से मालिश करके सिकाई करें, और हल्दी मेथी सौंठ अजवाइन उबाल के पिए। हल्दी मेथी सौंठ अजवाइन। अजवाइन। और भैया जैसे कि उनके किसी के दांत में दर्द बहुत है, तो उनको डॉक्टर ने आरसीटी करने के लिए बोला है। तो मैंने उनसे कहा कि वो जरा सा नमक, हल्दी और कड़वा तेल लगाएं जब तक आरसीटी नहीं होती है। तो भैया ऐसा कुछ उपचार होगा कि आरसीटी की जरूरत ही ना पड़े? सरसों के तेल में लाल मिर्च, साबुत लाल मिर्च तोड़ के, ज्यादा नहीं, बारीक थोड़ा तोड़ के हाँ। काले, हल्दी या नमक एक एक चुटकी डाल दें और उस तेल को ज्यादा से ज्यादा बार लगाएं। अच्छा भैया, क्या हम आपसे बात कर सकते हैं क्या दोपहर में कल? अभी क्या कर रहे हैं? इसको बात करना का नहीं कहते क्या? नहीं भैया, मुझे अपने बेटे के लिए बात करनी है जरा। ठीक है, अगर समय मिला तो जरूर बात कर लूंगा। नहीं तो क्या हम इसी मीटिंग में पूछ सकते हैं आपसे? हाँ जी, हाँ जी, पूछ लीजिएगा। भैया ये है, उसको ये प्रॉब्लम थी आने का टाइम है। 2 साल पहले। अब कल आइएगा आप। बाकियों को भी ले लेते हैं। अंजना गोयल दीदी। भैया आपने ये जो दूध और फिटकरी बताए थे ना, इससे मेरे को मतलब ईशा को इतना आराम है। इसको है ना, मतलब मेरे को एलोपैथी नहीं देनी पड़ी। नहीं तो इसको लगती है ना, मेरे को हमेशा एलोपैथी देनी पड़ती है। इस बार मेरे को इसको एकदम एलोपैथी नहीं देनी पड़ी, और इसका दर्द गायब हो गया। हुआ क्या था ये भी बता दो बाकी 190 लोगों को। इसके हाथ में लग गई थी ना, मांस फट गया था। लग गई थी तो ऐसे लग रहा है जैसे मेहंदी लग गई थी। नहीं, चोट लग गई थी, चोट लग गई थी। पहली क्लास में पढ़ने वाली बच्ची थोड़ी हो। मतलब लग गई थी, मतलब चोट लग गई थी। यही अनुभव कोई और देता तो आप लोग अभी सवाल खड़े कर देते, चैट बॉक्स में लिख देते क्या हुआ था, क्या दिया, कितनी मात्रा में दिया। तो आप लोग जब आते हैं तो उसको पूरी जानकारी के साथ दें, ताकि सामने वाला जो है सुने तो पूरे अच्छे से समझ जाए। चलिए, चोट लगने पे, मोच आने पे दूध में फिटकरी मिला के पीनी चाहिए। दीदी दीदी, कच्ची ली थी पकी हुई ली थी? कच्ची कच्ची। फिटकरी कच्चा लिया था पक्का हुआ? कच्ची भैया, कच्ची। दूध दूध 1 चम्मच लिया था या 10 चम्मच? आधा गिलास दूध में 2 चुटकी ये फिटकरी डाल के दी थी। ठीक है, अब आई ना पूरी बात। दूध गर्म था या ठंडा?
गरम था भी। गरम दूध में तेज गरम हल्का गरम। तेज गरम दूध को फेंटा था या ऐसे दे दिया था? बेटा था। बिना छाने। खड़ा होके पी थी कि बैठ के? बैठ के। दूध फट तो नहीं गया था? नहीं नहीं। क्योंकि कई लोगों के सवाल आ सकते हैं ना कि दूध फट गया। भाई करके देख लेना क्या हो गया, 50 रुपए का दूध ही तो खराब होगा 1 लीटर। एक दिन में कितने बार दी दीदी? 2 बार। कितना कितना देर पे? मतलब एक सुबह दे देती थी तो रात में 1 गिलास दे देती थी, मतलब आधा गिलास जो दे रही थी, दोनों टाइम दे रही थी। तरन्नुम बहन लिख रही है कि लोहे की कढ़ाई में गर्म करी थी या एल्युमिनियम में? ना एल्युमिनियम में ना लोहे की में, मैंने तो स्टील के पतीले में गरम किया था। चलिए, कितने दिन तक दिया? एक सवाल और आया। अभी 3 दिन 4 दिन दे दिए हूँ, और अभी भी कंटिन्यू करी हुई हूँ। इसके दर्द काफी कम हो गया है, मतलब ना के बराबर दर्द है। और मेरे को इस बार गोली नहीं देनी पड़ी। मेरे को ये इस बात की बहुत खुशी है कि मेरे को इसको एलोपैथी गोली नहीं देनी पड़ी। नहीं तो इसको लग जाती है तो मेरे को इतनी गोलियां देनी पड़ती है, मैं परेशान हो जाती हूँ, क्योंकि गोलियां देना मेरे को अच्छा नहीं लगता। एक चोट लग जाती है। सवाल आया। हाँ, एक बहुत सवाल चोट आया। लगती है इसको। सवाल आया, दूध गाय का था या भैंस का? नहीं, 3 दिन गाय का था और 2 दिन भैंस का भी था। एक सवाल था दीदी, दूध जो है लकड़ी के चूल्हे पे पकाया था या गैस के चूल्हे पे गर्म किया था? गैस के चूल्हे पे। बस भैया दूध की खाल निकाल लोगे क्या? एक पूछ रही है कि पीने में मीठा लगा था या फीका? मैंने तो मीठा डाला ही नहीं, बिल्कुल फीका ही दूध दिया है। मतलब उस बेटी को पीने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? दूध को पीने में खराब नहीं फिटकरी नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि पानी में कसैलापन आ जाता है, दूध में कुछ कैसा आया था? नहीं, वो तो एकदम शिकायत नहीं करी मेरे से। नहीं तो ये तो एकदम थोड़ा सा कुछ होता है तो शिकायत इतनी रहती है इसकी, लेकिन इस दूध के लिए एकदम शिकायत नहीं करी। बोली मम्मी मैं आराम से ले लूंगी, मेरे को गोलियां नहीं खानी पड़ेगी, मैं ले लूंगी। मेरे को अच्छा लगा पहले दिन ही लेके, इसको थोड़ा आराम मिल गया था तो इसने ये बोला कि मैं ले लूंगी, मेरे को दोनों टाइम दे देना। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी जो प्याज छील रहे हैं उन सभी को ये पता है कि पहले एक काम कीजिए, कल अपने आप को गिरा लीजिए और उसके बाद गिरा के पीते रहिए, फिर पता चल जाएगा कि गर्म लिया था ठंडा लिया था। चलिए आगे चलते हैं। तारा चड्डा दीदी। वंदे मातरम भैया। भैया मैं भी इसी का अनुभव देना चाह रही थी, फिटकरी और दूध का। तारा गिर गई थी तो उसको हाथ में चोट लगी थी, तो रो रही थी दर्द के लिए। तो फिर मैंने उसको ही फिटकरी, मैंने तो पहली बार 2 बार दिया था मैंने। एक बार फुलाई हुई फिटकरी का पाउडर डाला था थोड़ा सा, 1 कप दूध पिलाया था उसको, और उससे उसको आराम आ गया था। उसके बाद शाम को फिर दोबारा दिया था उसको। तो दूध इतना टेस्टी लगता है ये वाला, करी वही वाला दूध बना के दो मुझे, तो वही वाला दूध पीना है। वो वाइट वाला वो आप डालते हो ना, वो वाइट वाला डाल के मेरे को दूध देना। फिर मैंने कहा अच्छा अब तू इसका नाम याद कर ले, तो कोई अगर मैम पूछेंगी स्कूल जाके कि चोट लगी थी, तो क्योंकि उसकी मैम को पता है कि हम घर का ही करते हैं, तो मैंने कहा मैम पूछेंगी कि क्या लिया तूने, तो बता देना कि दूध में फिटकरी डाल के लिया था, कि उससे ठीक हो गया मेरा। तो फिर उसने याद कर लिया था। फिर बाद में मैंने उससे पूछा याद रहा तुझे स्कूल में, तो बोल रही थी कि हाँ मुझे याद रहा, दूध में फिटकरी डाल के पिया था मैंने। एक बार कच्ची डाल के दिया था और एक बार भुनी हुई, वो जो भी बोलते फुली फुलाई हुई। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। और भैया एक चीज मैं और कहना चाह रही थी, जैसे इसके है ना एक दो जगह है ना, जैसे ये बहुत तेज गिरी थी, ये मोटरसाइकिल सीख रही है, तो ये है ना वो मोटरसाइकिल से मतलब एकदम दूर जाके गिरी है, तब इस मोटरसाइकिल का भी वो क्या बोलते हैं हैंडल है ना, वो हो गया, मतलब टूट गया, मतलब मुड़ गया। मोटरसाइकिल कितनी हार्ड होती है, उसका भी हैंडल मुड़ गया था। तो इसके ये है ना, मतलब बदन में कहीं कहीं वो खून के थक्के होते हैं ना, वो से जम गए। तो मैंने इससे फिटकरी रगड़वाई कि यहाँ फिटकरी रगड़ तो है ना ये खून के थक्के
मतलब वो हो जाएंगे, फट जाएंगे। तो कहती है मम्मी फिटकरी इतनी काम की होती है? मैं बोले हाँ, बहुत काम की होती है, फिटकरी से बहुत चीजें ठीक होती है। तो मतलब बच्चे है ना सीखते हैं, हम लोग ये चीज कर रहे हैं ना, तो बच्चे भी है ना इस चीज को कौतूहल में ले रहे हैं कि हाँ यार ये चीज बहुत काम करती है, ये चीज इनको भी बहुत चीज सीखने के लिए मिल रही है। मुझे लगता है कि हाँ बच्चों को ये सब करवा रहे हैं ना हम लोग, बहुत अच्छा कर रहे हैं। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। विष्णु सैनी चुरू। जी वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। जी मेरी बहन को एलर्जी है नजला, तो उसके बारे में उपचार जानना था। नाक में सरसों का भगवान नाक में सरसों का तेल डालें, दिन में 2-3 बार तेल लगाएं, डालें 1-1 बूंद, और अदरक गुड़ अजवाइन चबा के खाने को दें, थोड़ी थोड़ी मात्रा में सारी चीज मिला के। आधा चम्मच यानी एक चने के दाने के बराबर अदरक, चने के दाने के बराबर गुड़, 1-2 चुटकी अजवाइन चबा चबा के खाने को दें। अशरफ अली उड़ीसा। हाँ सर नमस्ते, वंदे मातरम सर। भैया जी। मेरा एक पड़ोस है, उनको वो बार बार ब्लीडिंग हो जाता है, महीना में 2-3 बार ब्लीडिंग हो जाता है। तो उनको आपसे शिकायत हुआ, जो केला का तनाव है उनमें फिटकिरी का फूला दिया था एक बार, तो 1 महीना तो ठीक ही था, दूसरा महीना फिर वैसे हो जाता है, क्या करें सर भैया? ऐसा है, अपने घर में रसोई घर की धनिया है, मुलेठी है, सौंफ है, जीरा है, इसके बराबर मात्रा का पाउडर बना के रख लें और 1-1 चम्मच पाउडर सुबह शाम 1-2 महीने दे दें, लेकिन पीरियड के दिनों में ना दें। मीरा मित्तल दीदी रायपुर। वंदे मातरम भैया, बेटा को बहुत ज्यादा सर में दर्द हो रहा था अभी, तो आपसे मैसेज करके पूछी तो आपने सुट्टा बताया। तो एक बार तो लग रहा था पता नहीं कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ये करवाना चाहिए कि नहीं। ये दो बार उसने खींचा और उसमें उसको आराम हो गया, एकदम बुरी तरह से रो रहा, लेकिन बहुत ज्यादा तेज दर्द था भैया। बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब जिया जी को खांसी बहुत ज्यादा तेज थी, काफी दिनों से बोले थे 3-4 महीने से खांसी हो रही है। तो उनको मैंने हल्दी गुड़ बताया था और वो गर्म पानी में तेल और नमक डाल करके, सेंधा नमक, तो उनको भी बहुत आराम मिला, बहुत खुश हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। जी दीदी, 186 परिवार में कुछ नए परिवार होंगे तो वो लोग सोच रहे होंगे चौपाल वाले सुट्टा कौन सा पिलाते हैं, तो ये जान लें सुट्टा महेंद्र चाचा जी के द्वारा बताया गया। कागज पे घी और हल्दी लगाइए और रोल बना के एक तरफ आग लगाइए, दूसरी तरफ नाक में घुसेड़ के एक नाक बंद करके लंबी लंबी सांस खींच लीजिए, बार बार कर लीजिए। इसी को हमारी भाषा में स्वस्थ समृद्ध परिवार की ओर से सुट्टा कहा जाता है। जब कोई लिख दे कि सुट्टा ले लें तो समझ जाए कि हल्दी और घी को कागज पे लपेट के रोल बना के उसको जला के नाक से खींचना है, मुंह से सुट्टा नहीं लेना है, बीड़ी या सिगरेट की तरह नहीं, नाक की तरह, नाक से। हीना बहन। रूना भैया। जी नमस्ते भैया जी। हाँ जी। मेरे मुंह में ना छाले हो गया है, अल्सर जिसको कहते हैं, तो 1 हफ्ता हो गया, ठीक नहीं हुआ है, क्या करूं भैया जी? 1 हफ्ता हो गया ठीक नहीं हुआ, तो 1 हफ्ते से कर क्या रही थी ये बता। मैंने किसी ने बताया था ग्रुप में कि जीरा चूस लेना, उससे नहीं ठीक हुआ। फिर मैंने कल वो कर लिया था, लहसुन का जूस निकाल के वो लगा दिया, सर में चक्कर आ गया मुझे बहुत ज्यादा लगाने से, दोबारा नहीं लगा पाई। जीरा कितनी बार चूसी, कितने दिन चूसी? 2-3 दिन चूसी थी। अगर 2-3 दिन और चूस लेती तो बाबूजी का खेत बिक जाता। नहीं खेत नहीं है बिकेगा कैसे है? तो फिर अब एक काम करो, अब जीरा ही चूसना 2-2 3-3 घंटे पे, 2 दिन और। चबा के फिर चूसू ना? चूसना है, चूसना है, चबाना नहीं है, चूसना है। अच्छा अच्छा, ठीक है भैया जी। ठीक। अभी बताता हूँ। पूजा दीदी, आपको आपके छाले कितने दिन में गए थे? पूजा दीदी। वंदे मातरम भैया जी।
वंदे मातरम। आपका आपके छाले कितने दिन में ठीक हुए थे? भैया 5-6 दिन लग गए थे, ज्यादा ही लगे होंगे। क्या 5-6 दिन तो आराम से लगे थे। क्या लिया था आपने? भैया जीरा चूसा था और फुलाया हुआ सुहागा शहद में मिला के लगाया था। बस हाँ जी। 5-6 दिन लग गए थे तो आप समझ सकते हैं हिना बहन। 5-6 दिन तक दीदी ने जीरे का है, 2 दिन पे ही छोड़ दी। नर्मदा दीदी। हाँ भैया, मेरे भी छाले हो गए थे थोड़े दिन पहले। हम्म। मैंने शहद और है ना ये फिटकरी, ये फुलाई हुई फिटकरी लगाई, उससे 2 दिन में ही आराम आया मेरे को। जी दीदी। हम्म। लूना दीदी कुछ कहना है? गोविंद भैया, वंदे मातरम। एक रिपोर्ट आया है, 7 साल का बच्चा है और लड़की है, उसको गोल ब्लैडर में स्टोन है। कितने mm की? आपको रिपोर्ट हम भेज दिए हैं। है देख 6 है। देख के बता दो। 6। हाँ ठीक है दीदी। चलिए Vivo V2403 मलाई खाने के लिए आज तो 188 लोग हैं। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। भैया बेटा गिर गया है तो उसका पैर का अंगूठा वाला अथी कबर गया है, ठेस लग गया है, तो क्या लगाएं उसमें? हल्दी अरंड तेल का लेप लगा दो। अच्छा। और बाकी जो अभी पीने के लिए दूध में फिटकरी बोली थी वो पिला देना। प्रतिभा शुक्ला दीदी। प्रतिभा शुक्ला दीदी। जी भैया, वंदे मातरम। वंदे मातरम। भैया हम ना कल सुबह 1 चम्मच शहद ऐसे ही खा लिए और उसके बाद हमारा पूरे मुंह में छोटा छोटा कट गया है, जीभ कट गई है, पूरा मुंह ही एकदम कुछ भी खाया पिया नहीं जा रहा है। जीरा चूसने के लिए भी हम देखे तो कल जीरा जैसे ही मुंह में लिए वैसे ही इतना जलन होने लगा कि फिर रख नहीं पाए। हल्दी का पानी इसमें चैट में लिखे थे, कोई पता नहीं कोई लिखे थे भैया या दीदी, तो वो भी किए, वो भी कुछ भी बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है। धनिया मिश्री छोटी इलायची बारीक पाउडर करके मुंह में रखे रहिए। धनिया मिश्री छोटी इलायची 2-3 छोटी इलायची ले लीजिए, 1 चम्मच धनिया ले लीजिए, 1 चम्मच मिश्री, इसको बारीक पाउडर कर लीजिए। इसमें से चौथाई चम्मच मुंह में रखे रखे रहिए। जब नींद आने लगे तो 1 चम्मच मुंह में, आधा चम्मच मुंह में रख के सो जाइएगा। शिव किरण देशमुख दीदी। वंदे मातरम भैया जी। भैया जी अनुभव देना था। जी दीदी। बेटी को पढ़ाई करते टाइम लैपटॉप में ज्यादा देखती है तो उस वजह से एक आंख में दर्द हो रहा था। तो उसमें मैंने कैस्टर ऑयल, जैसे महेंद्र भैया जी ने बताया था, अरंड तेल डाला 1 बूंद, दो बार डाला तो उसमें उसका आंख का जो दर्द दर्द है वो ठीक हो गया। जी दीदी। धन्यवाद भैया जी। बहुत बहुत धन्यवाद। मलाई जरूर बटेगी। अभी मलाई पहले भी मिल चुकी है, अभी और भी मलाई मिलेगी, लेकिन मलाई मिलेगी कब? जब सारे लोग अपनी कलाइयों की मसाज करेंगे। तो कोमल पटेल बहन आगे आओ। आज मैं अपनी मलाई बाद में बांटूंगा और बहुत बेहतरीन मलाई बांटने वाला हूँ। जो भाई बहन चश्मा लगाएंगे कलाइयाँ हो जाएगी, भजन कीर्तन हो जाएंगे, उसके बाद बटेगी मलाई। गोविंद भाई की मलाई सबसे आखिरी में। जी, जो भाई बहन चश्मा लगाए चश्मा निकाल लें, आंखें बंद, पेट गर्दन सीधी, चेहरे पे मुस्कान। ॐ पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ ध्येयो शान्तिः, अन्तरिक्ष शान्ति, पृथिवी शान्तिः, रापः शान्ति, औषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्ति, विश्वयो देवा शान्ति, ब्रह्मा शान्ति, सर्वं शान्ति
शान्तिरेव शान्ति श्यामा शान्तिरेधि। ओम शांति 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 ओम। सभी लोग अपने अपने हाथों को रब करेंगे, आंखों पे रखेंगे और एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। जय श्री राम, राधे राधे, वंदे मातरम। सभी को नेत्र रोग नाशक बनाएं, चश्मा हटाएं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और 187 परिवार थे और 3 परिवार जा चुके हैं, बाकी एक और गए 183। तो अगर इन लोग को मलाई नहीं खानी तो कोई बात नहीं, बाकी लोग भी अगर आप जाना चाहते हैं तो चले जाइए। अभी तो हम थोड़ी से भजन कीर्तन करेंगे, उसके बाद मलाई बांटेंगे, प्रसाद बाद में बांटेंगे। जी हेमंत भैया, मोनिका दीदी, हेमंत भैया, बाकी 183 परिवार हैं, आप लोग ध्यान से सुन लें जिन्हें जाना। लेकिन मलाई तो बटेगी जरूर, इसमें कोई दो राय नहीं, और ऐसी बटेगी कि, और यहाँ से अब कर रहा हूँ लाइव का एंड यूट्यूब पे रिकॉर्ड होके नहीं जाएगा। जो कद्दू बटेगा तो सब में बटेगा। सुन लेंगे तो यहाँ पे यूट्यूब हो गया बंद। जी भैया वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत कर दिया करो वहाँ पे भी बेचारे को। यूट्यूब पे हो गया है बंद। मलाई बांटी जाएगी उन्हीं लोगों के साथ जो रहेंगे कलाइयों की मसाज तक और आखिरी तक। तो देखिए 187 में से 6 तो गए, अब देखते हैं और चिड़िया कितनी उड़ती है। हमारे तालियों से चिड़िया उड़ाते हैं जी, तालियों से उड़ाते हैं जी। चले गए। आज तो हम 4 को पकड़ के लाए ताली बजा। हरे राम हरे राम हरे राम राम हरे राम कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा बोलिए वृंदावन धाम की, लालू लाली सरकार की, सियापति रामचंद्र जी की, रसोई घर ब्रह्मांड के प्रथम औषधालय की, अपने अपने माता पिता की, लोग अपने भाई बहनों की जय 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 गोविंद भैया की जय हो। जी अब मलाई बांटी जाए, तो उससे पहले मलाई के लिए तैयार तो स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आप सभी के लिए, और मलाई बांट ही देता हूँ, क्या करें, रहा नहीं जा रहा, मुझे भी लालच आ रहा है। उल्टी करने की आदत है हमारी, पता नहीं। आप सभी हमारे सत्यवीर भाई कहाँ हैं? पहले कलाइयों की मसाज तो करवा दे सबकी। जी जी आज तो आप श्रावित पर गाना बना दिए होंगे। हाँ भैया जी, आज मेरा फोन नहीं चल रहा भैया, घर वाली के फोन से जुड़ रहा हूँ, मेरा फोन का तो नेटवर्क का सीमा समाप्त हो गई।
हाँ, घरवाली ने आज परमिशन इसलिए दे दिया कि उनको कुछ फर्क पड़ गया। हाँ भैया, नहीं भैया बाकी भैया ये तो कमाल हो गया। बाकी मैं 1 डेढ़ महीना हो गया, 1.5 महीने से लगा पड़ा था मैं, इतनी दवाइयां खिला रहा था, किसी से आराम नहीं मिला भैया। अब मैं हर बार यही कहता था और ये हो जाएगा। 2 दिन में भैया कहने लगी कि भैया मेरा भी बता दो, मेरा भी। सुबह जो मीटिंग थी भैया उसमें कह रही थी मुझे आराम मिल गया, बता दो। मैं कि चल शाम वाली में बताऊंगा। बहुत बढ़िया भैया। अब कलाइयों की मसाज करवा दें जरा एक मधुर गाने से। कर लो रे कलाइयों की मसाज, बीमारी कुछ कम होएगी। कर लो हाँ कर लो रे कलाइयों की मसाज, बीमारी कछु कम होएगी। बीमारी कछु कमे होएगी, बीमारी कछु कमे होएगी। कर लो रे कलाइयों की मसाज, बीमारी कछु कमे होएगी। अरे निस दिन तुम चौपाल में आओ, कछु ना कछु तो पाओगे। रोज आवाज गायब होगी भैया, नेटवर्क भैया की दिक्कत। आनंद भैया चलिए। मेरे एंड से आवाज नहीं आ रही है? सबको आवाज नहीं आ रही? नहीं आ रही क्या भैया, आवाज आपकी तो आ रही है। आपकी आ रही है। चलिए ठीक है, अब चलते हैं, मलाई बांटते हैं जरा। लेकिन ये मलाई मुंह में लेने वाली चीज नहीं भाई। ये सोच लो कि मलाई मुंह में मिलेगी, ये कान में मिलेगी, कान में। ये कान वाली मलाई। ये लोग कलाई मसर मसर के खराब मलाई मिलेगा हमके, मेरे पास नहीं है। भैया ये कह देते भैया, मैं तो खुद वो खड़ू। ये मलाई कान में मिलेगी, कान में। क्या हुआ, कहाँ रह गया? आजा। एक मलाई आ गई 46 सेकंड वाली। बाकी कल बांटेंगे, अभी थोड़ा सा बांट लेते हैं। चलिए, माइक आप लोग अपने अपने बंद रखिएगा, कान में तेल डाल लीजिए। मतलब भैया, विटामिन B12 और विटामिन डी बढ़ाने के लिए वो चूरन जो आपने बताया था वो मैंने बनाया है, और 13 जनवरी से मैंने शुरू किया था, और अभी तक मैं उसको कंटिन्यू दिन में 3-4 बार ले रहा हूँ। जिससे क्या है कि मेरी जहाँ पे दाढ़ी होती है ना, दाढ़ी में व्हाइट व्हाइट स्पॉट हो गए थे मेरे। आज मैंने सुबह दाढ़ी बनाई तो एक भी स्पॉट नहीं था, पूरे स्पॉट गायब हो गए और एकदम क्लियर है स्किन मुंह के ऊपर। आज सुबह मैंने धातु स्रावित चारों धातुओं को मिला के वो भी तैयार किया है जल। तो मैं यही सोच रहा था कि वो उसमें नींबू मिलाया हुआ है चूर्ण में, विटामिन डी वाले में, तो धातु स्रावित जल इसके साथ लूं या ना लूं, इसलिए आपसे पूछा था, और ये मेरा अनुभव भी था भैया। धन्यवाद जी। एक मलाई तो ये ठीक है। और जो लोग ये पूछे कि ये B12 का चूर्ण है क्या, तो स्वस्थ समृद्ध परिवार के यूट्यूब चैनल पे चले जाइएगा। बहुत सारी चौपालों में चर्चा हुई है, और कई के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बनाने की विधि लिखी हुई है। ठीक है, थोड़ी मेहनत आप भी कर लें, जैसे गूगल पे करते हैं ना, कोई चीज पता चल जाता है तो उसकी R&D करने लगते हैं, जब तक कैंसर तक ना पहुंचता तब तक जांच पड़ताल करते हैं। उसी प्रकार स्वस्थ समृद्ध परिवार से मिल रहे मलाइयों की पूरी जानकारी के लिए आप हर एक वीडियो को कहीं ना कहीं छान मारिएगा तो आपको पूरा मिल जाएगा। चलिए अगली मलाई पे पहुंचते हैं।
इससे आनंद आया? किस किस को आनंद आया? हैंड रेस कीजिए जरा, मुझे भी पता चले, नहीं तो पता चला आगे अपना रखा रहा ना। ये क्या सिस्टम में? सिस्टम हैंग हो गया, मैं फोन से ही बना देता हूँ दूसरी मलाई। वंदे मातरम जी। वंदे मातरम दीदी। हाँ जी दीदी, कैसे हो भैया? बढ़िया दीदी, आशीर्वाद। और भाई जी? बस ठीक ठाक। भाई जी कुछ अनुभव शेयर करने थे। अनुभव शेयर करने हैं, शेयर कीजिए। हाँ जी भाई जी, आपकी ना पिछली वीडियोस में मैंने देखा था कि भाई कोलेस्ट्रॉल के लिए मतलब ये क्या बोलते हैं इसको, अर्जुन की छाल और दालचीनी के पाउडर का काढ़ा बना के दो तो फिर कोलेस्ट्रॉल कम होता है। तो मैंने अपने हस्बैंड को 1 महीना पूरा 501 रुपए देके सेल्फी। अच्छा जरूर दूंगी। तो मैंने उनको दिया और 1 महीने में मतलब कि सब ठीक हो गया। उसके बाद जो रिपोर्ट आई वो मतलब कि उनका कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल भी नहीं था, जो हाई था कोलेस्ट्रॉल वो बिल्कुल नील हो गया था। उनको किनको? पतिदेव को। अच्छा, बचा दिया। दूसरा भाई जी, आपसे रोगनाशक मंगवाया था तो बेटियों ने यूज किया। मतलब ऐसा नहीं कि एक बार में मतलब कि सारे बाल रुक गए, आए नहीं, ग्रोथ हुई, लेकिन बार बार जैसे वैक्सीन की और फिर बार बार लेट किया। दोनों बेटियों ने 4-4 5 बार लेट किया तो अब बाल मतलब ग्रोथ बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल साफ हो गया है। और तीसरा भाई जी, 1 साल पहले ना मुझे हाथ में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। हाथ मतलब बिल्कुल जाम हो गया था और दर्द रहता था मुझे। चंडीगढ़ जाके मतलब कि मैंने ट्रीटमेंट करवाया था। तो वो जो दवाइयाँ खाई थी ना वो मतलब बैन है दवाइयाँ, और काफी हाई पेन किलर थी तो मुझे खानी पड़ती थी। तो वो मैंने खा ली। तो उसके बाद क्या हुआ, मेरे दोनों मतलब दांतों की एंड की तरफ मुझे गाल में अंदर की तरफ छाले हो गए थे और वो 6-7 महीने से लगातार थे और वो ठीक नहीं हो रहे थे। तो मैंने आपकी पिछली किसी वीडियो में मतलब कि सुना तो कि ये लौंग के पानी से गार्गल करने हैं, तो मैंने वो किए और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मतलब कि छाले ऐसे थे, बढ़ जाते थे, कम हो जाते थे, पर ठीक नहीं होते थे। क्योंकि डर भी गई थी मैं कहीं कुछ और ही चीज शुरू नहीं होगी हो। तो लेकिन वो मैंने लौंग के पानी से जैसे गार्गल किए, कुल्ले वगैरह किए, तो अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ आपकी दया में से। जी जी। भैया मेरी तो जिंदगी बदल गई है। मतलब कि कभी स्टार्टिंग में भी मतलब वो प्यार, वो सपोर्ट, वो केयर मुझे नहीं मिली जो मुझे अब मिल रही है। अब ये खाना खाते हैं तो इनका ये रहता है कि हाँ मैं साथ में ही खाऊं। और अगर मैं नहीं भी बात करी, अगर मैं अपने काम में बिजी होती हूँ तो ये कोशिश करते हैं मेरे से बात करने की। और अगर मैं कोई काम बोल देती हूँ कि मुझे यहाँ छोड़ के आना है या मुझे यहाँ जाना है या वहां जाना है तो पूरा सपोर्ट करते हैं। मतलब कि मतलब 1% भी मुझे उम्मीद नहीं थी कि कभी लाइफ का ये जो सर्कल है ये मतलब कि बंद होगा और नया सर्कल शुरू होगा। लेकिन आपके प्रयास से और जो भी हुआ सब ठीक हो गया अब, और बच्चे खुश हैं। बच्चों को भी उम्मीद नहीं थी। बच्चे ये सोचते थे मम्मा हमारी शादी कैसे होगी, पापा ऐसे हैं, कैसे क्या होगा, अब बात नहीं करते हैं, हमारी शादी हो जाएगी, मम्मा आपका कौन ध्यान रखेगा। बहुत सारी टेंशनें थी उनको कि कैसे क्या होगा, आगे आगे उम्र बढ़ती जाएगी, बीमारियां भी आएंगी, बहुत कुछ होगा, तो कैसे क्या होगा, आपका कैसे गुजारा होगा। लेकिन अब सारी चीजें वो भी टेंशन फ्री हो गई है और मैं भी लाइफ मतलब के ना 360 डिग्री टर्न हो गई है मेरी तो। थैंक यू। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। आप जैसी बड़ी बहनों का आशीर्वाद इसी प्रकार मिलता रहे। बस भाई जी सच में कह रही हूँ, पता नहीं कितनी बहनों की लाइफ आपने ऐसे मतलब के टर्न करती होगी सच में। और सच में मेरे को ये होता है कि अगर मुझे फायदा मिला ना तो और मैं 10 लोगों को बताऊं, 50 लोगों को बताऊं। भाई जी मुझे एक आपसे बात
जी। और अगली जो मलाई है वो 6 मिनट की है, तो समय ज्यादा हो जाएगा, तो उसको हम कल के लिए रखते हैं। लेकिन एक बहुत ही छोटे में बता देता हूँ। अभी हमने स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास के तहत मिर्ची के तेल के फायदे दांत की समस्याओं में अत्यधिक कई बार माना देखा है। तो यही मिर्ची का तेल कान में डल गया तो कान का दर्द भी गायब हो गया। ठीक है। तो कान में तकलीफ हो तो कान में भी डाल सकते हैं, लेकिन उसका सही तरीका जो वैद्यों के वैद्य समाज के द्वारा है वो तरीका है तिल के तेल में 50 ग्राम तिल के तेल में 3 साबुत लाल मिर्च, साबुत, तोड़ना नहीं है, और आधा ग्राम फिटकिरी डाल के उसको गर्म करके रखना है मिर्ची जलने तक। और उस तेल की कुछ बूंदे गुनगुना करके डालने से कान का दर्द, भयानक से भयानक पीड़ा हो रहा हो तो नष्ट हो जाता है। ये सुबह 11 बजे भी बताई गई थी, और अभी भी चौपाल में, क्योंकि 11 बजे कुछ परिवार नहीं जुड़ पाते अपने ऑफिस के काम से और निजी जिंदगी के काम से। तो ज्ञान कोई अधूरा ना रह जाए, किसी से छूट ना जाए, अनुभव सभी को मालूम होना चाहिए, क्योंकि अनुभवों के आधार पे हम सभी का विश्वास बढ़ता है, ज्ञान बढ़ता है। और आगे के समापन के लिए आनंद भैया, जयकारा लगाने के लिए आनंद भैया। जी भैया। जयकारा लगाने जी भैया। राधे राधे सभी को। ओम नमः पार्वती पते हर हर। पहली बार सुन रहे हैं कि चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस लिंक से आप जुड़े हैं, इस लिंक को अगले 1 साल तक, मतलब पिछले अभी आने वाले बहुत महीनों तक ये लिंक काम करेगा। सुबह 5 बजे योगाभ्यास के लिए, 11 बजे स्वास्थ्य रक्षक बने बनाए, शाम 4 बजे अपने किए गए खर्चों से एक बचत व्यवसाय खड़ा करने के लिए जिसका नाम है नारी सुरक्षा घरेलू बचत व्यवसाय, और शाम 7:30 बजे अनोखे परिवार की अनोखी चौपाल, स्वस्थ समृद्ध परिवार की चौपाल में जुड़ने के लिए भूले नहीं, और अपने परिजनों को बताना भी ना भूलें। चौपाल में क्या मिलता है, क्या मिल जाएगा, ये पता ही नहीं। अगले दिन की चौपाल में क्या मिलेगा ये नहीं मालूम, मुझे खुद भी नहीं मालूम कि कल क्या होगा, कल कौन सा अनुभव, बेहतरीन अनुभव। जैसे कि अगर संक्षेप में बताऊं तो अपना ब्रेस्ट रिडक्शन मसाज वायल ने वो कमाल कर दिया कि नाक में नथिया डालते हैं तो थोड़ी सी छेद बड़ी हो जाती है, ढीली हो जाती है, वो छेद सही कर दिया, मतलब टाइट कर दिया। ठीक है। तो अपने ही भाई हैं, उन्हीं का अनुभव है, वो भी मिलेगा। दीदी जाने दो, कल मिलते हैं। वंदे मातरम, वंदे मातरम।